लाहौर की कई मखदूश इमारतें खौफ की अलामत, बेबस मकीन तबाह हाल इमारतों में रहने पर मजबूर। प्रोग्राम में सुनवाएंगे परेशान मकीनों की रुदाद। कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले फ्रंटमैन, सिपाही, नर्सेज और डॉक्टर्स डिप्रेशन से कैसे छुटकारा पाए, अपना हौसला कैसे बढ़ाएं, आज करेंगे हम नया दिन में इसी मामले पर तफसील के साथ बात। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। तो जो हमारे टॉप स्टोरीज हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले हम ज़रा कोरोना ही की बात कर लेते हैं। भाई थोड़ी सी अहमियत इख्तियार कर गई है ये बात कि हम एक तरफ तो मोहतात होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी ये जो एहतियात है ना, इसके रिजल्ट्स आते जा रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस का जोर इस वक्त ऐसा लगता है कि टूटने लगा है। जो लोग सेहतयाब हो रहे हैं, अगर हम उन्हीं की बात कर लें तो जो कोरोना को हरा कर आगे बढ़े उनकी जो शरह है वो 80% से भी ज्यादा है। यानी किरण, अब तक 2,19,783 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने इस वायरस को शिकस्त दी है। और अगर हम 24 घंटे के स्टैट्स आपके सामने रखें तो तकरीबन 1,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में जो एक्टिव केसेस की तादाद है वो सिर्फ 44,000 रह चुके हैं। यानी आप एक्टिव केसेस देखिए 44,000, जिन्होंने शिकस्त दी वो है 2,19,000। तो 80% शरह है उन अफराद की जिन्होंने इस वायरस को शिकस्त दी है, विच इज़ वेरी गुड। और अब जब हम 1000 की फिगर पर आ गए तो हम दुआ करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में 2-3 दिनों में इस वीकेंड के बाद ये शरह 500 या 600 तक चली जाए, यानी जो इन्फेक्शन रेट है वो और कम हो जाए। जब 5% हो जाएगा, वैसे तो हम 5% के बहुत करीब हैं, जब 5% हो जाएगा तो हम कह सकेंगे हमने फ्लैटन द कर्व कर ली है। लेकिन एनीवेज हम फ्लैटन द कर्व कर भी लें, वायरस गया नहीं, वायरस मरा नहीं, वायरस यहाँ पर है। इन प्रैक्टिसेस को हमने छोड़ना नहीं है, जारी रखना है। अच्छा, एक मामला ऐसा है कि जो जाके नहीं दे रहा, तशवीश बढ़े चली जा रही है। कराची में अमन आता है और फिर बेअमनी शुरू हो जाती है। कराची के हालात बेहतर होते हैं और फिर बिगाड़ आने लगता है। कराची में पुलिस एहलकार दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। एक बार फिर ऐसा देखा जा रहा है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। ठीक 20 दिनों में 3 एहलकारों को शहीद किया गया। नामालूम हमला आवरों ने लाइन्स एरिया के इलाके जट लाइन्स में ASI मोहम्मद गुलाम को गोली मार कर शहीद किया। दौरान तफ्तीश ये इंकशाफ हुआ है कि इन 20 दिनों में 3 एहलकारों की टारगेट किलिंग की गई है। और जो शवाहिद सामने आए हैं उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसमें कोई एक ही गिरोह है कि जो मुलव्वस रहा है। मजीद इसी सिलसिले में अपडेट कर रहे हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान। जी अहमर। जी देखिए, शहर में जून और जुलाई की अगर हम बात करें तो जून और जुलाई से ही ये सिलसिला शुरू हुआ है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले होने शुरू हुए हैं, चाहे वो पुलिस हो या फिर रेंजर्स। दोनों पर हम ये देखते हैं कि जून से ये सिलसिला शुरू हुआ था। सबसे पहला अगर हम देखें तो रेंजर्स पर ये अटैक किए गए थे 10 जून को गुलिस्तान जौहर में, कि रेंजर्स की मोबाइल पर क्रैकर हमला हुआ। और उसके बाद 10 ही जून को उसकी रात में मंजिल पम्प, लांडी मंजिल पम्प के करीब जो है वो उन पर एक क्रैकर हमला होता है। तो ये, और उसके बाद 29 जून को एक बड़ा हमला जो कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के फंडिंग से जो है वो एक कलदम तंजीम जो है वो करती है, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू होता है। वो तकरीबन जो है वो 3 जुलाई को पहला वाक़या पेश आया था जिसमें नौमान नामी पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हुए थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा वाक़या 11 जुलाई को पेश आया जिसमें असगर नामी पुलिस एहलकार शहीद हुए। फिर उसके बाद 23 जुलाई को जट लाइन में फायरिंग हुई जिसमें ASI गुलाम अली जो है वो ज़ख्मी हुए, गुलाम मोहम्मद जो है वो इसमें जो है वो शहीद हुए। तो ये एक तसलसल के साथ वाक़यात रुनमा हुए, लेकिन इन वारदातों का किसी एक ग्रोह से ताल्लुक़ नहीं है। जो पहले वाक़यात रुनमा हुए, यानी कि जो रेंजर्स पर अटैक हुए, वो एक अलहदगी पसंद ग्रोह है जिसने पाकिस्तान कराची की एक सियासी तंजीम के अस्करी विंग के साथ जो है गठजोड़ किए और उसके बाद जो है वो शहर में हमले करना शुरू किए। जब वो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ की तो वो हमले रुके। लेकिन फिर एक और तंजीम जो कि कलदम तंजीम है, उसको भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की सपोर्ट हासिल होती है, उसकी फंडिंग हासिल होती है और उसके बाद वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का हमला करते हैं। बाकायदा उसके ताने बाने ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि जो है वो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से भी मिलते हैं कि उनकी जानिब से जो है वो फंडिंग की गई, जिसके बाद ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ। फिर जहाँ तक बात है 3 जुलाई से ये जो सिलसिला शुरू हुआ, यानी कि 20 दिनों में 3 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। तो ये
जो सिलसिला है ये इसमें एक और गिरोह मुलव्विस है। पुलिस अफसरान और जो तफ्तीशी हुक्काम है जिनसे हमारी बात होती है तो ये बताते हैं कि जी ये एक नया गिरोह है जो कि एक अलग अंदाज में वारदात कर रहा है, यानी कि वो किसी पुलिस अफसर की रैकी नहीं करता, पुलिस अफसर का ये नहीं कर रहा कि सिर्फ एक उसी पुलिस अफसर को निशाना बनाना है, बल्कि वो अपना एक टारगेट लेकर के किसी भी वक्त जो है वो अपने उस ठिकाने से बाहर निकलते हैं और वो ये सोचते हैं कि जी किसी पुलिस एहलकार को टारगेट करना है और वो अपना टारगेट अचीव करते हैं और उसके बाद दोबारा वो 7 से 8 दिन के लिए रूपोश हो जाते हैं। यानी कि इन्होंने अपना एक टारगेट सेट किया हुआ है कि इन्होंने सिर्फ पुलिस एहलकार को ही टारगेट करना है। अब वो कौन पुलिस एहलकार है, कहाँ तैनात है, क्या उसका नाम है, इससे इन्हें गर्ज नहीं होता। यानी कि किसी भी पुलिस एहलकार की रैकी नहीं की जाती, बस उसको शूट किया जाता है और उसका वेपन जो कि उसका असला वो अपने साथ कैरी कर रहा है वो वहाँ से लिया जाता है और उसके बाद वो मुल्जिमान फरार हो जाते हैं। जो तफ्तीशी हुक्काम है वो ये बताते हैं कि ये गिरोह 5 से 6 मुल्जिमान पर मुश्तमिल है जो जिनके ठिकाना लांडी, कोरंगी और बलोच कॉलोनी के अतराफ में जो है वो उनका कहना है कि हो सकता है, क्योंकि वो उसी के करीब ये तमाम वारदातें हुई हैं। तमाम जो जगहें हैं जिन जगहों को पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया तो एक बलोच कॉलोनी है, एक कोरंगी है और एक जट लाइन का एरिया है। तो पुलिस अफसरान का और तफ्तीशी हुक्काम का यही कहना है कि इनके ठिकाने भी वहीं मौजूद हैं, ये बस बाहर निकलते हैं, निशाना बनाते हैं और उसके बाद कई दिनों के लिए रूपोश हो जाते हैं। अब तक कुछ ऐसी मालूमात अभी तक तफ्तीशी हुक्काम को इस गिरोह के हवाले से नहीं हो सकी है कि जिसके बाद उनके लिए कोई छापे कंडक्ट किए जा सकें, उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा सकें। लेकिन ये ज़रूर है जब भी कोई वाक़या रूनुमा होता है उसके अतराफ़ की जियो फेंसिंग की जा रही है ताकि सबूत मिले जा सकें, ताने बाने जोड़े जा सकें कि आया उस रेडियस में मौजूद कोई ऐसा मशकूक शख्स जो कि इस वारदात के मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहा हो या बता रहा हो कि यहाँ पे पुलिस एहलकार खड़ा है, उसको आके निशाना बनाया जा सकता है। तो इस हवाले से ये तमाम तर चीज़ें जो है वो इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो देख रहे हैं कि इलाकों की जियो फेंसिंग भी कर रहे हैं जहाँ पे ये वारदातें हुई हैं ताकि मुल्जिमान का पता लगाया जा सके। ठीक है, अहमद रहमान खान आप हमें अपडेट कर दे बेहद, यानी हम ये कह सकते हैं कि दहशत गर्दों के निशाने पर वर्दी है, दहशत गर्दों के निशाने पर पुलिस वाले हैं और इसके साथ साथ पुलिस हुकाम की तरफ से बताया जा चुका है ऑलरेडी कि कोई और कार्रवाई दहशतगर्द कर सकते हैं और उसमें पुलिस का वेपन इस्तेमाल हो सकता है। जिस तरह इस कार्रवाई में भी पुलिस का वेपन अगर साथ वो ले गए हैं तो वो आइंदा आने वाले दिनों में खुदा ना खास्ता कोई कार्रवाई में इस्तेमाल हो सकता है। इसके साथ साथ किरण, ये तो वो पुलिस एहलकार जो शहीद हुए, कुछ खबरें तो ऐसी भी हैं कि कुछ पुलिस एहलकार लापता भी हुए। जी बिल्कुल, कराची का इलाका लियारी की रिहायशी कोर्ट पुलिस के एहलकार को लापता हुए कई दिन गुजर गए। पुलिस अपने पेटी भाई को ढूंढने में बुरी तरह से नाकाम दिखाई देती है, लेकिन जो इनकी फैमिली है, जो अहल खाना है, वो गम से निढाल है। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट देखते हैं। 12 दिन हो गए, अब्बू का आप कहाँ हो, जल्दी आओ, हम परेशान हैं। फातिमा को अपने बाबा की याद खूब सताती है। इसके वालिद 2 हफ्ते से लापता है। पुलिस एहलकार 10 जुलाई को सेंट्रल जेल से ड्यूटी करके रवाना तो घर के लिए हुआ, मगर घर पहुंचा नहीं। कहीं से मेरा शौहर आ जाए, कहीं से बच्चों को दिलासा दे दे के थक गई हूँ। मैं बहुत इंतज़ार कर रही हूँ अपने शौहर का। प्लीज़ खुदा के वास्ते हुकूमत से अपील करती हूँ, मेरे शौहर को ला के दो। वालिद इसकी तलाश में अस्पताल भी गए। हमारे किफालत करने वाला यही है, 4 बच्चे, बीवी है, घर किराए का है। पुलिस का कहना है जिया बलोच ने 1 माह से अपना फोन बंद कर रखा था। इसकी तलाश के लिए जिया से राब्ते में रहने वालों से मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। तो ये सारी की सारी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। बड़े शहर में बहुत अमन होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। और ये जो ताज़ा कार्रवाइयाँ हैं जिसमें अभी शोएब भी कह रहे थे कि वर्दी निशाने पर है, हमारी पुलिस निशाने पर है, जिनके बारे में कोरोना से लेकर अब तक मुख्तलिफ सीजन्स में हम ये देखते आए कि उनको शायद वैसे सराहा नहीं जा रहा जैसे उनको सराहना चाहिए, उनको शायद उनको उतना फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा जैसे उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। उनके चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उस सब की अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है। पुलिस के रिवायती रवैये के ऊपर सब बात करते हैं, लेकिन पुलिस मेहनत कितनी करती है, उनके हैजर्ड्स क्या हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं। ऐसे में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होना, कराची में होना, इंतहाई अफसोस की बात है। तो हम कोशिश करेंगे आज इसी सिलसिले में बात कर सकें। रहनुमा पीटीआई हलीम आदिल शेख साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हलीम आदिल शेख साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ कहती हैं कि जी कराची के अमन का सहरा तो हमारे सर है, ऐसा कुछ पीटीआई की तरफ से भी कहा गया। अब एक तरफ तो ये सारे के सारे मामलात इंतहाई अफसोसनाक हैं,
दूसरी जानिब हैं आप लोग। फिर अब बताइए कि अब इस सारी सिचुएशन के ऊपर हम क्या सोचे, कराची का शहरी क्या सोचे, हालात किस तरफ जा रहे हैं, और फिर अब लॉ लगाई जाए तो किस तरफ, उम्मीद बांधी जाए तो किससे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो बात हुई कि हमारी काली वर्दी इस वक्त इसलिए निशाने पर है कि स्टॉक एक्सचेंज में जिस अंदाज से हमारी पूरी कौम का सर इन्होंने फखर से बुलंद किया, और इस दफा पुलिस ने किया, पुलिस के हमारे सिपाहियों ने किया, तो लाजिम बात है कि वो तमाम ताकतें, वो कुव्वतें जो स्टॉक पे हमला करके पूरे मुल्क को समझिए कि बदनाम करना चाहते थे, हमारी इकोनॉमी पे अटैक करना चाहते थे, इस शहर को बंद कराना चाहते थे, उनका दुश्मन नंबर 1 पुलिस इसलिए आगे कि उन्होंने कहा कि पुलिस ने हमारा एक वो बहुत बड़ा घिनौना प्लान नाकाम किया। तो मैं समझता हूँ इसकी वजह से एक गुस्सा उन लोगों का, हमारे जो अंदर बैठे हुए मुल्क दुश्मनों का, और वो रॉ का, चूंकि चाइना में जो उसके साथ हुआ, जिस किस्म के साथ उसकी वो मतलब दुर्गत बनी है, उसके बाद लाजिम फिर नाकामी हुई और वो पुलिस के हाथों हुई। तो मैं समझता हूँ ये रिएक्शन उन कुव्वतों का है जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। एक तो ये एंगल मैं समझता हूँ कि काली वर्दी इस दफा क्यों, पुलिस की वर्दी क्यों, और हकीकत यह है कि उतना हम इन बेचारों को जो शहीद होते हैं, जो जान देते हैं, उस तरीके से हम ज्यादातर पुलिस के ऊपर सब लोग कमेंट ही कर रहे होते हैं, लेकिन हमने ख्याल नहीं करते कि ये किस अंदाज से इस शहर के अमन के लिए भी, इस शहर के जो ऑपरेशन हुए उसके अंदर सबसे ज्यादा शोधा बेचारे हमारे काली वर्दी वाले हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं इस शहर कराची के अंदर। तो एक को मानते हैं हमें, एक तो इन्हें सपोर्ट करना चाहिए और इनकी कुर्बानियों को भी हमें नोटिस करना चाहिए और उनको हमें देखते रहना चाहिए। दूसरी बात, मैं इस वक्त नहीं कहूंगा कि मैं इसका को क्लेम करूं कि जी मेरी पार्टी ने ये कर दिया, उस पार्टी ने कर दिया, उस पार्टी ने कर दिया। ये तो तय है कि इस शहर का अमन किस सियासी पार्टी ने तबाह किया, उसका सेहरा तो जिनको जाता है। वो मैं कमेंट इस वक्त नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं क्रेडिट लेने को तैयार नहीं हूँ। मैं पॉलिटिकली ठीक है, हमने चैलेंज किया, हमारे लीडर ने इस शहर को आके और वो चीजें ठीक हुई, लेकिन अल्टीमेटली ये सेहरा फोर्सेस के पास जाता है, इदारों के पास जाता है, पुलिस के पास जाता है, नेशनल एक्शन प्लान को जाता है। लेकिन अब सूरत हाल ये, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें कि अब थोड़ा सा एक तो एंगल ये है कि जो हम देख रहे हैं कि ये इसको देखना चाहिए, तमाम इदारों को हरकत में आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर है पुलिस के ऊपर भी। आप देखिए 2019 का जो पुलिस ऑर्डर नया आया था, उसके बाद पुलिस को सियासतदानों के, हम जैसे सियासतदानों के मतलब उनके मातहत कर दिया गया है। तो मैं देखता हूँ कि कराची पुलिस और पूरी सिंध पुलिस कुछ प्रेशर में नजर आती है, मुझे अफसरान प्रेशर में नजर आते हैं कि उन्हें या अपनी वो नौकरी करें, वो अपने लोगों की जानें बचाएं, वो हमारी जानें बचाएं, या वो अपने उन लोगों को राजी रखें जहां से उनकी पोस्टिंग होनी है या नहीं होनी है। ये मतलब बहुत करंट सिनेरियो में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप हलीम आदिल शेख साहब। मतलब ये हुआ कि ये मौजूदा मंजरनामे में पुलिस काम करे जिसका उसने ओथ लिया और फिर किसी सियासी दबाव के बगैर करे। पुलिस एहलकार को ये पता होना चाहिए कि जी मेरा तकर्रुर हुआ है मेरिट के ऊपर, मेरा तबादला होगा किसी सजा के तौर पर नहीं। सर ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर ये खुलकर खेल नहीं सकेंगे, ये खुलकर काम नहीं कर सकेंगे। हम इसको दूर कैसे करें, इस मसले को दूर कैसे करें? ताज़ा तरीन सिचुएशन में ऐसा नजर नहीं आता, आपको ऐसा लगता है सर? देखिए, मैं वही आपसे ऐड करना चाह रहा था। मतलब एक तो मैं ऐड कर दूं कि मैं इसको सियासत करने नहीं लेके जा रहा, मैंने कोई नहीं काम नहीं किया। पुलिस ऑर्डर 2019 मैं चाह रहा हूँ आपके जरिए, चूंकि बहुत अच्छे टॉपिक पे शो किया है। आज देखिए ना, सिंध में डाकू जो है वो अपनी तस्वीरें टिकटॉक डाल रहे हैं, वीडियोस अपनी तस्वीरें डाल रहे हैं सक्कर की जंगलात के अंदर, लोग सैकड़ों लोग अगवाओं के पहुंचे हुए, वो अलग है। चलिए इस वक्त कराची के टॉपिक पे आता हूँ। इशू ये हुआ कि जो पुलिस ऑर्डर 2019 में जो आईजी का इख्तियार था, जो एडी ख्वाजा साहब ने कोर्ट के जरिए आईजी के पास गया था कि तुम फोर्स कमांडर हो, आप सर्विसेज कमांडर हो, आप चलाओ पुलिस, और उसके बाद गवर्नमेंट आपसे पूछे अगर आप कुछ नहीं करते हो आईजी जवाब दो। अब उसके बाद क्या हुआ कि नहीं जी, एसएसपी की ट्रांसफर पोस्टिंग में वजीर आला और आईजी मशावरत, उसके बाद डीआईजी वजीर आला हाउस। अब सूरत हाल ये बन गई कि सारी ट्रांसफर आईजी बेकार है, आईजी बेख्तियार है और सारी ट्रांसफर। एक मिसाल देना चाहूंगा, नाम नहीं लूंगा। एक एसएसपी साहब का पोस्टिंग होती है एक जिले में कराची के, वो 2 घंटे चार्ज लेने से पहले, अपने एडिशनल आईजी से मिलने के बाद, अपने दफ्तर जाने से पहले एक मिनिस्टर के दफ्तर के अंदर बैठे रहते हैं। मिनिस्टर साहब अंदर होते हैं, वो बिठाते हैं बाहर मैसेज देने के लिए, देखो ये एसएसपी बाहर बैठा है, और जो जानते हो, और वहां से वो हाजिरी देकर सलूट मारकर वो अपना दफ्तर लेते हैं। तो सिर्फ पुलिस पॉलिटिसाइज हो चुकी है ये, और हम यही एक अहम पॉइंट है, पॉलिटिसाइज हो गई और ये नहीं होना चाहिए। हलीम आदिल शेख साहब, मैं एक और मामले बात कर रहा था, छोटी सी मैं सम अप कर रहा था। हम अगस्त में इंशाल्लाह जैसी अदालतें खुलती हैं, हम पुलिस ऑर्डर 2019 का जो मिसयूज हो रहा है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस हो रही है,
हम सुपर हाई कोर्ट में जाने वाले हैं कि खुदारा पुलिस को सियासी उससे निजात दिलाई जाए ताकि आवाम की खिदमत कर सके, जाने बचा सके लोगों की। ग्रेट। एक और बात सर, दिसंबर 2018 में सेफ सिटी प्रोजेक्ट से मुताल्लिक इजलास हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, उसके बाद वो कहाँ जाता है मामला किसी को नजर नहीं आता। खुर्रमशेर जमान साहब ने भी उस पर आवाज़ उठाई। मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्या आपने रिसेंटली सेफ सिटी प्रोजेक्ट से मुताल्लिक दोबारा ऐवान में आवाज़ उठाई? देखिए जी, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर कई दफा हम ईवान में आवाज उठा चुके हैं, लेकिन इशू ये है कि सिंध का ईवान में समय आप देख लीजिए कि यहाँ अवाम की बातें कितनी होती हैं और मखसूस नौइयत के बिल्स जो होते हैं, जैसे जब कोई अपना बिल लाना होता है तो इजलास भी बुला लिया जाता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स होते हैं, इजलास भी आ जाता है, लेकिन अवामी मसलों के ऊपर सिंध असम्बली जो है, सिंध असम्बली में आप देखें जिस असम्बली के अंदर आज तक स्टैंडिंग कमेटीज ना बन सकी हूँ, मतलब COD में वहाँ सर ये जो मामलात हैं, अगर स्टैंडिंग कमेटीज नहीं बन रही, अगर जो पब्लिक इंटरेस्ट के मामलात हैं उन पर बात नहीं हो रही, तो सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट मिला है। सर वफाक में आप हैं, अगर सिंध हुकूमत नहीं कर रही तो कराची आपका है, वोट मिला है आपको, आप कर दीजिए। आप इमरान खान साहब से बात कीजिए, वफाक कर ले इस प्रोजेक्ट को। वफाक तो सब कुछ करना चाहती है, वफाक क्या नहीं करना चाहती, लेकिन इशू ये है कि वो कहते हैं 18वीं तरमीम है, अमनो अमान में कुछ करना है। नो, अब देखें यहाँ जैसे डाकुओं को मैंने बताया, लोग कहते हैं जी रेंजर्स क्यों कुछ नहीं कर रही, पन्नवा के में फौज बैठी है क्यों कुछ नहीं कर रही, चूंकि सिंध का 18वीं तरमीम के बाद अमनो अमान प्रोविंशियल इशू है। जब तक सिंध हुकूमत नहीं कहेगी ना रेंजर आती है ना फौज आ सकती है कुछ करने, इसी तरीके से इमरान खान सब, अब मैं बात इमरान खान सब करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, हम जब बात करते हैं तो ये कहते हैं नो, पॉइंट आ गया। फिर 149(4) की बात करते हैं, कहते हैं सिंध पे हमला हो गया। बात ये इशू है कि हम सब कुछ करना चाहते हैं और इंशाल्लाह करेंगे, सब कुछ करेंगे, लग रहा है हमें करना पड़ेगा, हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम सब कुछ करें, आईनी तौर पे हम कुछ ना कुछ करें। अच्छा चलिए, अब ये देखिए एक अलग से बहस आ गई इसमें, आईनी तौर पर कुछ ना कुछ करें, 18वीं तरमीम और सूबा और वफाक। मैं ये चाह रही थी कि देखिए हम सराहें किसी को भी, हम बुरा भला कहें किसी को भी, एज ए नेशन हम सुनते पॉलिटिशियंस की हैं। एक सियासतदान इतना इंपॉर्टेंट होता है, उसकी बात में इतना असर होता है, चाहे वो 5 साल बाद अपने हल्के में दिखाई दे, चाहे उसने बहुत सारा काम किया हो या नहीं किया हो। इस बहस को बिल्कुल बालाए ताक रखते हुए इस वक्त आप खुद भी सियासतदान हैं, मुझे ये बताइए कि एक सियासतदान, एक अच्छे सियासतदान को कैसे सिचुएशन को कैटर करना चाहिए, कैसे वो आवाम को ये बताएं कि आप इदारों पर भरोसा करें, इस वर्दी पर आप भरोसा करें, इनके ऊपर बिला वजह तनकीद ना करें, पुलिस वाले को देखते ये नहीं समझे कि ये तो ठीक नहीं है, सही तो सिर्फ मैं हूँ, पहली बात। दूसरी बात, वो लोग के जिनका फ़ायदा उठाकर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की जा रही है, डायरेक्टली तो कुछ भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है ये कर सकता दुश्मन हमारा, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी का फ़ायदा उठाते हुए करते हैं। तो वो जो खफा हैं या वो जो कमज़ोर हैं, वो जो गुस्से में, उनको कौमी धारे में लाना, ये भी एक सियासतदान का काम है। सर इसके लिए तो बिल्कुल अलहदा से आप लोगों को और सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को काम करना होगा, मुतहरिक होना होगा। देखिए बिल्कुल आपने सही फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया आपने। एक तो ये कि इस स्टॉक एक्सचेंज के बाद जिस अंदाज से समा ने भी खुद भी आपने शो कर दिया उन हीरोज के ऊपर, और हम सब ने अपना हिस्सा डाला, हर वसीम ने अलग बुलाया, गवर्नर ने, पूरी कौम ने सपोर्ट किया, और हमें निचली सतह पर भी लेकर इसी मामले को लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन मैं कर्ज करूँ आपसे, आप देखिए कि किस किस पार्टीज ने पहले इस चीज को इनको पाला, ये जो पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन एक जो इशू है ना कि नाराज लोग, कौन नाराज है? मिसिंग पर्सन 2 किस्म के हैं, एक तो वाकई मिसिंग है, नहीं होने चाहिए, ना हमारे आइन में, ना कानून में, ना हम, लेकिन एक खुद साख्ता मिसिंग जो है, जो फिर कभी उनका अनर्थ होते हैं जाके कभी स्टॉक एक्सचेंज में, कभी और, इसमें फर्क किया जाना, और ये हमारी जिम्मेदारी है, ये पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी है कि आवाम को सच बताए। हमें नाराज लोगों को सिस्टम में लाना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती नाराज लोगों को सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए। आपका पॉइंट आ गया पहले अपने मुल्क की बात करनी चाहिए। अब पाकिस्तान सबसे पहले है, बाकी कुछ बहुत बात है, उसके बाद नहीं, बहुत बात है। सर प्लीज़ साथ रहिएगा हमारे, हम एक अहम मौजू से बात शुरू करते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सियासत ज़रूरी है सर, सियासत को लाना भी पड़ता है, कुछ सियासी रंग भी डालना पड़ता है। तो मैं अब ज़रा ना सियासत के रंग ढंग, सियासतदानों के रंग ढंग, और जो एक बिल्कुल बर्निंग इशू है आजकल, हॉट इशू है, उसकी बात करना चाहूँगी। नैब तंग कर रहा है बहुत सारे लोगों को, फिर आता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और इसके बाद में क्या हुआ जी, बिलावल भुट्टो जरदारी आए सामने और उन्होंने कहा कि भाई अब नैब की कोई आईनी हैसियत नहीं रह गई, अब नया इदारा बनाना होगा,
और फिर बिला इम्तियाज़ एहतसाब होगा, और उस बिला इम्तियाज़ एहतसाब में सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN नहीं आएंगे, उसमें तो PTI भी आएगी। पार्लियामेंट में वो खिताब कर रहे थे, क्या कह रहे थे ज़रा नया दिन के नाजरीन को दिखाते हैं, और फिर उसके बाद में हलीम आदिल शेख साहब आपसे 1-2 सवाल इसके ऊपर करेंगे। प्लीज़ साथ रहिए। पाकिस्तान ने अपने ऑर्डर में कहा है नैब इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। सिलेक्टेड पिग्मीज को इख्तियार दिया जाता है, असल सियासी क़यादत को, असी सियासी कारकुन को कैद में रखते हैं। 87 पेजेस का फैसला आया है। इसके बाद they can't talk about corruption, they can't talk about accountability। इनका पूरा का पूरा अदारा, नैब का अदारा अब गैर आईनी बन चुका। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत को अपोजिशन के साथ मिलना चाहिए ताकि हम एक नया एहतसाब के अदारा खड़ा कर दें, जिसके सामने हर पाकिस्तानी के लिए एक ही कानून हो, जिसको ये पूरा इख्तियार हो कि अगर वो किसी सियासतदान को, किसी पार्लियामेंटेरियन को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन अगर उनको किसी जज को या किसी जनरल को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए तो वो भी उनके पास इख्तियार हो। हलीम आदिल शेख साहब, कितनी बातें ऐसी हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की कि जिनके बारे में आप ये सोचते हैं कि ये ऐसा कुछ था कि जो होना चाहिए, और कितनी बातें आपको ऐसी लगी कि जिसके ऊपर आपका बिल्कुल एक मौक़िफ़ है कि नहीं, मैं इसे रद्द करता हूँ? देखिए, मैं इसमें दो एंगल है इसके, दोनों बयान करना चाहूंगा। एक तो देखिए, बिलावल साहब को नैब की 2 बातें याद रहे। एक सबसे पहले बात है, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब ने कमेंट किया था कि बिलावल तो बच्चा है, इसको पकड़ लिया। आज तक जब बात होती है वो कहते हैं कि जी हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने आजाद कर दिया था। एक कमेंट था, उसके अलावा सैकड़ों कमेंट हैं चीफ जस्टिस साहबान के, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के, मौजूद जज साहबान के कि जी सिंध में करप्शन है, सिंध तबाह हो गया, सिंध की तालीम तबाह, सिंध की सेहत तबाह, सिंध में कितने ऑब्जर्वेशन से भी हैं। जी ओवरऑल मैं नहीं कह रहा, मतलब लेकिन जिस बिलावल की बात कर रहा हूँ ना, कि बिलावल साहब सिर्फ एक बात कहते हैं, वो तो मुझे उन्होंने कहा था कि बिलावल तो बच्चा, छोड़ दो। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अब बात आती है नैब कानून की। नैब कानून को इनको पता होना चाहिए कि जब 18वीं तरमीम ये ला सकते हैं, अगर ये इतना बड़ा कानून, देखिए बेहतरी की गुंजाइश तो हर चीज में है हमारे। जब आइन में 18 तरमीमें हो सकती हैं, हर ऑर्डिनेंस में हो सकती है, हर जगह मतलब हर चीज में बेहतरी हो सकती है। कोई खुदा न खास्ता हदीस और कानून कोई किताब नहीं है अगर बेहतरी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जब इनका दौर था, जब ये 18वीं तरमीम ला सकते हैं, 2/3 मेजोरिटी में ये चाचे भांजे मिल सकते हैं, उस वक्त अगर कुछ एतराजात थे तो कर लेते। क्योंकि नैब ऑर्डिनेंस तो मुशर्रफ साहब के दौर में आया था, उसके बाद 2008 से 13 पीपल्स पार्टी होती है। वो कह रहे हैं कि हम और PMLN गुजर गए, आने वाला वक्त PTI का है, तो वो इस तरह से आने वाला वक्त है कि वो एहतसाब आपके लिए भी होगा और इन्हीं कड़ी शराइत से होगा। देखिए, मैं होना चाहिए जी, आज भी होना चाहिए, आज भी होना चाहिए। मैं कहता हूँ 5 साल इनके पास थे, इन्होंने नहीं किए। फिर 5 साल आ गए PMLN के पास, जिसमें उनके सपोर्टर थे, उस पे ये कानून में अगर कुछ गलत समझते थे उसको तब्दील कर लेना चाहिए था। और अगर आज भी ये समझते हैं कि कुछ तब्दीली होनी चाहिए तो तरामीम पार्लियामेंट में लेकर आ जाए, डिस्कस कर लें, डिबेट कर लें, हो जानी चाहिए। इंसाफ सबका होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले सिटिंग गवर्नमेंट का अगर कोई होता है उसको पहले होना चाहिए, ताकि वो चीज जो है जिसमें वो शेल्टर में छुपते हैं, जिस वो क्या कहना चाहिए कवर में छुपना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वेशन आती है, अब ख्वाजा साद रफीक साहब का फैसला मैं कहता हूँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा, उसको बेस बनाकर और बिलावल बच्चा वाली जो सुप्रीम कोर्ट की बात उसको बेस बनाकर आप पूरे चाहते हैं कि जाली अकाउंट्स, वो जो पनामा केस, सब पे मिट्टी नहीं डाली जा सकती। इंसाफ होना चाहिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग उसके जरिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन केस टू केस डिस्कस होना चाहिए। नहीं कि गधा घोड़ा एक जैसा, केस टू केस, जो गलत है वो केस टू केस और फेस टू फेस नाउ, ठीक है। लेकिन एक बात और, केस टू केस और फेस टू फेस नाउ। लेकिन एक बात और सर, ये बात समझा दीजिएगा, बिलावल साहब ने जो कहा कि आईनी हैसियत नहीं रही, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब की आईनी हैसियत नहीं रही, सर एग्जेजरेशन नहीं है ये? बात यह कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है उनका, तो चूंकि आपको पता है सारे 17-18 MP MNA सारी दुनिया जान, पूरे 12 साल में जो हजारों अरब की करप्शन हुई उसमें सभी लोग माशाल्लाह जा रहे हैं, तो उनकी तो एक फैसला बता रहा है कि केस पे बात कर रहा है। नैब का ऑर्डिनेंस तो खत्म नहीं किया ना। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं, मैं प्लीज आपके जवाब दे दूं, अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि जी नैब ऑर्डिनेंस खत्म है तो आईनी हैसियत नहीं रही। जब तक वो आइन है तो बिलावल साहब जवाब तो देना पड़ेगा, हाजिर तो होना पड़ेगा, उनके साथ फारूक नाइक के जरिए भागना तो नहीं पड़ेगा, जाना पड़ेगा, पेश हो, केस फाइट करें। तनकीद बहुत होती है, मुझे एक जुमले में आपका जवाब चाहिए।
तनकीद बहुत होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी बातें आप गलत कर रहे हो और सारी की सारी बातें ऑपोजिशन जो है ना वो गलत कर रहे हो। तो ऐसा तो माहौल होना चाहिए ना कि आप उनके पास से कोई अच्छा एग्जाम्पल पिक कर लें। सर इसमें तो पीटीआई पीछे नहीं रहती ना, इसमें तो आप लोग पीछे नहीं रहते। देखिए, मैं समझता हूँ तनकीद करना, देखिए अपोजिशन में बिलावल साहब उनका हक है, उनकी पूरी पार्टी का हक है। मैं यहाँ अपोजिशन में, मेरा और मेरी पार्टी का हक है सिंध में, लेकिन जो अच्छी बातें हैं जरूर होनी चाहिए, लेकिन ये ना हो कि अच्छी बातों को डब्बे में डाल दो। चीफ जस्टिस साहब पे जुमला उठा लो, बाकी फिर वही कर दिया। मैं कहता हूँ ना कि अच्छी बातों को पिक करना चाहिए, लेकिन ये है कि देखे अब वो ये भी बिल्कुल किताबी बात होगी ना, अच्छी बातों को पिक करना चाहिए। ठीक है, मैंने ये किताब में पढ़ा, मैंने वापस रख दिया। थैंक यू सो वेरी मच। हलीम आदिल शेख साहब, आप हमारे साथ थे और इस सिलसिले में बात कर रहे थे। बहुत सारी गुफ्तगू रही आज आपके साथ में, लेकिन गुफ्तगू के सिलसिले तो दराज है। एग्जैक्टली, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, सियासत की बात करते हैं। सियासी मौसम तो हमने देखा है ना, वो चाहे दिसंबर भी हो तो मौसम गर्मी होता है। खैर अभी तो वैसे भी जुलाई है। एनीवेज, ये बिलावल भुट्टो जरदारी नैब पर तो तनकीद की नेश्तर बरसा, इस पर हमने कमेंट भी ले लिया हलीम आदिल शेख साहब से। लेकिन जो ऑपोजिशन की एपीसी है उसकी कोशिशें भी तेज हो रही हैं, और एपीसी को लीड कौन करेगा ये एक अहम सवाल है। और अगर एपीसी हो जाती है और कामयाब होती है तो हिकमत अमली क्या होगी? हिकमत अमली क्या होगी? मुझे एक जुमला कहना है। अगर ये एपीसी को लीड कौन करेगा, अगर ये पीएमएलएन से पूछो तो वो कहते हैं देखेंगे। पीपल्स पार्टी से पूछो जो सबसे ज्यादा मुतहर्रिक दिखाई दे रहे, तो वो कहते हैं वो तो सबके सामने है। अब सबके सामने है क्या, ये तो वाकई सब जानते हैं। एनीवेज जी, पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात और सीनियर रहनुमा मौलाना बख्श चांडियो साहब से हमारे नुमाइंदे पवन कुमार ने गुफ्तगू की, वो आपके सामने रखते हैं कि क्या रही उनकी गुफ्तगू। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौलाना बख्श चांडियो साहब हमारे साथ हैं, क्योंकि सियासत में बहुत ही गहमा गहमी चल रही है। और कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने नेब पर भी सख्त तनकीद की है। इस हवाले से ईद कुर्बा भी करीब है, उस पर भी बात करेंगे। और जो सियासी माहौल गहमा गहमी पर चल रहा है उस पर भी मौलाना बख्श चांडियो साहब से मुख्तलिफ जो सवालात है वो लेंगे। मौलाना बख्श साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें अपना टाइम दिया है। आपकी मेहरबानी। ये बताइएगा कि कल बिलावल साहब ने नेब पर सख्त तनकीद की, आप सवाल से क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में बिलावल साहब ने कभी भी गलत मौक़िफ़ अख्तियार किया ही नहीं। फौरी तौर पे हुकूमत और उनके मुखालफिन कितने भी तबसरे करें, लेकिन थोड़े ही वक्त में बिलावल साहब के मौक़िफ़ को कौमी मौक़िफ़ समझा गया है, दुरुस्त मौक़िफ़ समझा गया है। ऐसा कोई महज़ब मुआशरा नहीं है जो एहतसाब को तस्लीम ना करे या एहतसाब के कवानीन को न माने, ऐसा मुमकिन नहीं है। और ये मजाक हो जाएगी अगर कोई इतनी लेवल का रहनुमा हो और एहतसाब को न माने। यहाँ मसला एहतसाब के कारण नहीं है, यहाँ एहतसाब के नाम पे जो इंतकाम हो रहा है, इंतकाम किया जा रहा है, इंतकाम के दस्तूर को अपनाया जा रहा है, उसकी मुखालफत की गई है। बिलाशुबा नेब इदारे को गैर जानिबदार होना चाहिए और वो एहतसाब ऐसा होना चाहिए जिसमें अपने पराई की तकसीम ना होनी चाहिए। आदमी का चेहरा देखकर, हुकूमत और पार्टियों का चेहरा देखकर एहतसाब ना करें, उसका अमल देखकर एहतसाब करें। जी मौलाना बख्श साहब, आपने ठीक कहा है। इसके साथ साथ ये बताइएगा, आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, बताइए कब तक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कब तक होगी? इसके साथ साथ जो है कौन लीड करेगा? पीपल्स पार्टी लीड करेगी या नून लीग आल पार्टी कॉन्फ्रेंस लीड करेगी? देखिए, सियासी जद्दोजहद में लीड करने का सवाल बाद में आता है। पहले तो सियासी जद्दोजहद शुरू हो जाए, अल्लाह करे दूसरी सियासी हमारी अपोजिशन की पार्टियाँ इस नुक्ते पे जमा हो जाएं और अमलन कुछ करें और मिलकर करें। अकेले तौर पे करके देख लिया है सब लोगों ने, कुछ नहीं होगा। इज्तिमाई जदोजहद होगी तो फिर जो अमल करेगा अवाम खुद ही उसकी लीड को तस्लीम करेगा। बात तो दुरुस्त यही है। ठीक है मौलाना, कब होगा इसका मुझे इल्म नहीं है कि तारीख तो कायदीन तय करेंगे, मेरे कायद भी वहाँ हैं, तय करेंगे तब मैं बता सकूँगा। वक्त से पहले तो मेरा ख्याल है आजकल तो नजूबी भी नहीं बता रहे कि होगा क्या। मौलाना बख्श साहब, हम सियासत पर तो बात करेंगे, मगर ईद कुर्बान करीब है। आप ये बताइएगा किस जानवर की आप कुर्बानी करेंगे? क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन भी है, सारा माहौल जो है वो आगे पीछे, आप किस तरह देख रहे हैं, क्या कुर्बानी करेंगे? देखिए, अल्लाह ताला को हमारे कुर्बानी के लिए किए हुए जानवर के गोश्त, खून या हड्डियों की ज़रूरत नहीं है, नीयत देखते हैं। हर आदमी अपने हैसियत के मुताबिक कुर्बानी करेगा, जो भी जानवर वो अपनी हैसियत के मुताबिक करेगा, अल्लाह ताला वो कबूल करने वाले हैं। हम भी अपने हालात के मुताबिक, मेरे ख्याल में बकरी सबसे आसान है बेचारी, और वही ज़बह होती है और उसको हर आदमी पसंद करता है कुर्बानी के लिए। तो हम भी इंशाल्लाह, लेकिन कभी 2 कभी 3 होती हैं, जब बेटे यहाँ होते हैं
तो वो भी करते। इस बार भी इंशाल्लाह एक अच्छा खासा खूबसूरती में आपसे कम बकरे की कुर्बानी करेंगे। भोला भाई साहब, ये बताइएगा, ईद से पहले या ईद के बाद कोई सियासी कुर्बानी आपको नज़र आ रही है? देखिए, मेरे एक मोहतरम मुकर्रम सियासतदान थे, वो ऐसी बातें करते थे। मैं अपनी सतह इतनी नहीं बड़ी महसूस करता हूँ। मैं पाकिस्तान की सियासत को देखकर तो कुछ बात कर सकता हूँ कि ये होगा, कुर्बानी किसकी होगी ये मैं नहीं कह सकता। जब भी जिसको कुर्बान किया गया है उसका नतीजा अच्छा नहीं निकला है। मौला बख्श साहब, थोड़ा सा ये बताइएगा हमें कि जो पीटीआई की जो गवर्नमेंट है वो कितना अरसा मज़ीद चल सकती है? आप इस हवाले से हमें क्या कहेंगे? क्योंकि कुर्बानी के बारे में आप बता चुके हैं कि अपने हिसाब से करेंगे, मगर आपकी ख्वाहिश है कि बकरे की कुर्बानी की जाए। तो हमारा सवाल ये है आपसे कि ये बताइएगा, क्या लगता है कितना अरसा पीटीआई की जो हुकूमत है मज़ीद चल सकेगी? एक है हुकूमत का चलना है, एक है हुकूमत का घसीटना। तो घसीटे तो 20 साल तक भी गए हैं, 11 साल तक भी घसीटे गए हैं, हुकूमत नहीं होती। ये हुकूमत यहाँ तक चल चुकी। अभी आप पीछे 3-4 महीने जाएं तो आपको लगेगा उसके बाद हुकूमत नहीं है। हर सियासी जो नामजदगी है उनको उन्होंने रद्द करके उसके ऊपर कोई और लगा दिया गया है। ये सियासी हुकूमत नहीं है, ये जमहूरी हुकूमत नहीं है। और अब तो इसके इंतज़ामात को देख के लगता है ये हुकूमत ही नहीं है। अब घसीटने वाले कब तक घसीटेंगे इसका मुझे इल्म नहीं है। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांद की आपने गुफ्तगू सुनी है। वो कह रहे हैं कि जो पीटीआई के जो दिन चल रहे हैं वो आप देख रहे हैं किस तरह चल रहे हैं, मगर ये तो नहीं कह सकते कितने अरसा मज़ीद चल सकते हैं। अगर वो ईद पर जो कुर्बानी करेंगे तो उनकी ख्वाहिश है कि जो बकरे की जो है वो कुर्बानी की जाए। जी थैंक यू पवन कुमार, आपने नया दिन के लिए खुसूसी तौर पर मौला बख्श चांडियों से बात की। तो ये तो थी गुफ्तगू जो हमने नया दिन के नाज़रीन के सामने रखी। दो बड़े कुछ अहम मामला थे, तो हमने कहा कि आज हम ना इसके ऊपर भी बात कर डालते हैं। एक तो ये कि हमें पता है कि भारत बड़ी तेज़ी के साथ में इस पूरे खित्ते में तन्हा होता जा रहा है। जिनके साथ उनकी बड़े क्लोज रिलेशनशिप्स थे, बड़ी दोस्तियाँ, बड़ी रिश्तेदारियाँ थीं, वहाँ पर भी दरार आती चली जा रही है और उनकी अपनी हरकतों से ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान बहुत तेज़ी से ख़ुद को मनवा रहा है। अमन के हमदाई हैं और हम दुनिया के ज़ाबितों का ख्याल रखते हैं। मैं जिस खबर का तस्करा कर रही हूँ वो कुछ इस तरह से है कि NTI न्यूक्लियर इंडेक्स में पाकिस्तान की दर्जाबंदी बेहतर से बेहतर हुई है। अब इन्हीं दो अहम तरीन मामलात के ऊपर बात करनी थी, तो इसीलिए हमने दावत दी तज्ज़ियाकार डॉक्टर मारिया सुल्तान को। वेलकम टू नया दिन। कैसी हैं आप, ये बताइएगा। पाकिस्तान के मस्बत और महफूज तासुर की अब तो दुनिया भी तारीफ़ कर रहा है, और फिर इस इंडेक्स में जो दर्जाबंदी है उसकी बेहतरी, ये मोदी सरकार को तो वैसे ही इतनी तकलीफ रहती है। अब इनकी तकलीफ का पैमाना क्या होगा मैं नहीं पूछती, लेकिन इनको अब इस सब के ऊपर ये तिल मिलाएंगे कितना, इनको गुस्सा कितना आएगा, ये बताइए। देखें, पाकिस्तान की बेहतर कारकर्दगी NTI के अंदर इस बात की अक्कासी करती है कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है एटमी जो है ज़िम्मेदारी के लिहाज से, वो ना सिर्फ दुरुस्त है लेकिन पाकिस्तान की जो है एक ज़िम्मेदार एटमी रियासत की भरपूर अक्कासी करती है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा जो है कोशिश की है कि NSG के अंदर पाकिस्तान की शमूलियत जो है इस बात पे की जाए कि पाकिस्तान ना सिर्फ एक ज़िम्मेदार न्यूक्लियर रियासत है लेकिन उसके साथ साथ वो तमाम तर ज़िम्मेदारी को समझता है। NTI की इंडेक्स इस बात की अक्कासी करती है कि पाकिस्तान ने वो तमाम इक़दाम उठाए हैं, बिलखसूस जो है रेगुलेशंस जो है उनके अंदर इजाफा किया, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन 7 पॉइंट्स जो है हिंदुस्तान से आगे है। ज़ाहिर है ये हिंदुस्तान के लिए बाइस तशवीश ज़रूर है, लेकिन हिंदुस्तान से बढ़ के ये उन तमाम बैनुल-अक़वामी रियासतों के लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया है जो अभी तक पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को गैर ज़िम्मेदार दिखाने की कोशिश में मसरूफ़ थे कि इस वक्त पाकिस्तान ना सिर्फ दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करने वाली रियासत है जिसने अपनी एटमी ज़िम्मेदारियों को ज़िम्मेदारी से उठाया है। आपने डॉक्टर साहिबा ये तो कहा कि भारत के अलावा और भी मुल्क, लेकिन मैं फिर भारत पर ही आता हूँ क्योंकि बहरहाल ये कोशिश भारत की ही रही है कि वो ये प्रोपेगेंडा करता रहा कि हमारे जो न्यूक्लियर आर्सनल्स हैं वो
सेफ नहीं है। ये उसका प्रोपेगेंडा था, लेकिन उसमें उसको नाकामी हुई, जिल्लत का सामना करना पड़ा। लेकिन एक और बात, जिल्लत का सामना और बहुत से मामलात पर करना पड़ रहा है तसलसल के साथ, लेकिन वो जाग नहीं रहा, वो फिर भी सो रहा है। यानी बहुत सी ऐसी कार्रवाइयाँ होती हैं हमारे साहिबा जिनके ताने बाने मिलते हैं भारत से, रॉ से, हम इसको प्रूव कर देते हैं, उनके बहुत से जासूस गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय सरकार से मुतल्लिक़ अगर हम बात करें तो वो फिर भी रुकते नहीं हैं। वो कहते हैं कि अच्छा यहाँ फेल हुए हैं, लेट्स डू मोर। अब मुझे बताएं कि जब ताने बाने मिल रहे हैं रॉ से, ताने बाने सारे मिलते हैं भारत से, मोदी सरकार से, तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। देखिए, इसकी बुनियादी जो हकीकत है वो इस बात के साथ मुंसलिक है कि हिंदुस्तान की जो अस्करी हिकमत अमली है उसके अंदर उन्होंने इंटेलिजेंस और बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस कार्रवाइयाँ जो हैं उनको ना सिर्फ अपनी जंगी हरबों के अंदर शामिल किया है, लेकिन इसके साथ साथ वो ये समझते हैं कि इसके ज़रिए वो पाकिस्तान के ऊपर एक मुसलसल हालत जंग पाकिस्तान के अंदर पैदा कर सकते हैं, अंदरूनी हालत जंग, जिसके तहत जो बैरूनी अगर जंग की सूरत हाल बनती है तो हिंदुस्तान के हक़ में जाए। लेकिन ये उनकी गलत फहमी है, क्योंकि पाकिस्तान ने न सिर्फ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक कामयाब जंग लड़ी है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के तमाम तर इदारे ये बात समझते हैं कि जो हरकत इस वक्त हिंदुस्तान कर रहा है ये हिंदुस्तान को बहुत महंगी पड़ सकती है। जो कुलभूषण का मामला है ये दुनिया भर में भारत के लिए ज़िल्लत का, हज़ीमत का बायस बना, इनका पूरा चेहरा लोगों के सामने आ गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात बिल्कुल मजबूती के साथ में, एक सबूत के सामने एक बार फिर सबके सामने आ गई कि भारत क्या कुछ कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस सारे सिलसिले में जो हालिया इक़दामात हैं उनको आप कैसे देखती हैं? पाकिस्तान को इसी किस्म की काउंसिल रसाई उन तमाम लोगों के लिए हासिल करनी चाहिए जो इस वक्त हिंदुस्तान की जेलों में बेगुनाह न सिर्फ मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात उनके ऊपर ठहराए गए हैं कि वो पाकिस्तान से आए और पाकिस्तान को उनको जो है पाकिस्तान की तरफ से सहूलतकारी जो है फराहम की गई है। तो ज़ाहिर है जब आप एक असूल को अपनाते हैं तो वही असूल दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ़ चीज़ों के इस्तेमाल करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन ये इस बात पर मुनहसर है कि हम ये कहाँ तक जाते हैं और कितनी हद तक इसको फॉलो करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ वाज़ेह रहे वो ये है कि कुलभूषण के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं वो पाकिस्तान की कानून और पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ दफ़ात हैं उनके मुताबिक हैं। और अभी भी अगर कोई किसी किस्म की रसाई या किसी किस्म की अगर सपोर्ट कुलभूषण को मिल सकती है तो वो पाकिस्तान के कानून के ज़रिए मिल सकती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, सदर पाकिस्तान की तरफ से अगर जो है एक अपील वो जो उन्होंने दायर करने की कोशिश की है, जैसे कि हम जानते हैं अगर वो करते हैं और उसके बाद उनको माफ़ी दे दी जाए तो तब ही शायद उनको जो है उनकी जान से निकल सकती है, वरना जो फ़ैसला आपकी कोर्ट दे चुकी है वही फ़ैसला जो है आगे चले। सुल्तान, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थी, इन मामलात के ऊपर बात कर रही थी। ज़रा क्विकली हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और हमें ज़रा चूँकि ईद कुर्बान बहुत करीब है तो उसकी कुछ बात करनी होगी। तो मैं ये चाह रही थी क्या हमारे पास कुछ ताज़ा मनाज़र है जिसमें हम ये दिखा सकें आजकल मार्केट में क्या इन नहीं है, मार्केट में क्या क्या मौजूद है। और जो हम रोज़ मैं और शोएब बात कर रहे होते हैं ना कि भाई ये जो मवेशी है ना इनको बड़े नाजों से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी केयर के साथ पाला गया है, इनके चारे का ख़ास तौर पर ध्यान रखा जाता है। और बाज़ तो ऐसे नखरीरे बैल, बकरे, गाय होते हैं कि ये चारे को खातिर में नहीं लाते, ये तो मक्खन खाते हैं, दूध उड़ाते हैं। तो भाई कौन है ये लाडले प्यारे लाल बादशाह, पिंक ब्राउन हसीन और जमील खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों वाले मासूम चेहरों वाले मवेशी और खूबसूरत नामों वाले। तो हम रोजाना आपको एक स्टॉल लेकर जाते हैं और वहाँ के जो भारी भरकम जानवर हैं वो आपको दिखाते हैं और साथ ही डराते इस तरह से हैं जब उनकी कीमत सुनते तो आप और मैं मिलकर डर जाते हैं। लेकिन शोएब मैं और आप तो इस पे भी हेल्प करते हैं ना कि भाई बार्गेन करे तो कैसे। और देखिए हम तो फौरन लाखों गिरा देते हैं, 3 लाख तो यूं गिरा दिए, ऐसे गिरा दिए हमने, 5 लाख गिराए थे। आज हम फिर थोड़े दाम गिराए या बढ़ाएं, बताए पहले पूछ तो नहीं दाम है कितने जानवरों के। तो आज हम एक स्टॉल आपको लेकर जा रहे हैं, एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में ये स्टॉल लगा हुआ है। उनके मुंतज़िम फैसल मुस्तकीम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फैसल साहब शुक्रिया आपके वक्त का आपने दिन को ज्वाइन किया। फैसल ज़रा बताएंगे आपके स्टॉल में कितने जानवर हैं और सबसे भारी जानवर कितने मन का है और जिसके मन को भाएगा उसे कितनी कीमत देनी पड़ेगी? हमारे कैटल फार्म के अंदर माशाल्लाह से 50 से अबव जानवर हैं
और सबसे भारी जानवर जो है हमारे पास लाल बादशाह है, जो 25 मन से ऊपर है, 25 से 27 मन के उसका वेट है। फैसल मुझे ये बताइए, हर स्टॉल में एक लाल बादशाह क्यों होता है? जरूर निकल के आता है। बस ये नाम इस यूनिक सा नाम होता है, इसलिए हर कोई अपने जानवर का नाम लाल बादशाह देता है, लेकिन हमने तो अपने जानवर का नाम 1 साल पहले ही रख दिया था। ठीक है, 1 साल पहले आपने इसका नाम रखा लाल बादशाह। ये जरा लाल बादशाह के नखरे तो बताएं कि खाते क्या है? सादा चारा तो खाते नहीं होंगे, और फिर ये कि घूमने फिरने का भी शौक है, उनको ले जाना भी पड़ेगा, सैर भी करानी पड़ेगी। जी, हम इनको देसी वनडे के ऊपर फीड देते हैं और इन पे मतलब को उसमें बादाम हो गए, पिस्ते हो गए, और डेली इनको 14 किलो दूध दिया जाता है और देसी घी दिया जाता है। जानवर को 14 किलो दूध? जी बिल्कुल। फैसल ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, हम और इनको देसी वनडे पे, हम बिल्कुल प्योर देसी वनडे के ऊपर इनको तैयार करते हैं। हम इनको कोई इंजेक्शन वगैरह के ऊपर नहीं करते, जैसे जो दूसरे जानवर होते हैं वो इंजेक्शन के ऊपर तैयार होते हैं, वो जल्दी ग्रो कर जाते हैं। वो सारे यही कहते हैं कि हम तो देसी खुराक खिला रहे हैं, कोई भी नहीं कहता इंजेक्शन के जरिए ग्रो। नहीं, ये कैसे पता चले? अच्छा फैसल मुझे बताएं, फॉर एग्जांपल फैसल मैं जाता हूँ मंडी और मैं देखता हूँ जानवर है बड़ा अच्छा पला पलाया भारी भरकम सा, और मैं कहता हूँ अच्छा ये मुझे बड़ा खूबसूरत और पसंद आ रहा है, लेकिन ये मुझे कैसे मालूम होगा देख कर उसको कि ये इंजेक्शन तो नहीं लगे हुए इसको, ये वाकई इसने देसी खुराकें ही खाई हुई हैं? ये कैसे पता चलेगा मुझे? कहेंगे तो सारे ये कि देसी खुराक खाई है। नहीं, जो देसी वनडे के ऊपर गिरो होते हैं, जो देसी वनडे के ऊपर तैयार किए जाते हैं, उनको हाथ लगाने से देखने से पता लग जाता है, लेकिन जो इंजेक्शन के ऊपर होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो बड़ी डैमेज हुई हुई होती है और उनकी स्किन लटकना शुरू हो जाती है। लेकिन ओके, अभी जो आपके पीछे एक बड़ा खूबसूरत वाइट कलर का बैल, इसकी कीमत क्या है और इसका नाम क्या है? ये लाल बादशाह ये नहीं हो सकता, ये लाल नहीं है। नहीं, इसका नाम है मिस्टर वाइट और इसकी डिमांड है 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए? अच्छा तो ये बताइए ना, 15 लाख रुपए इसकी डिमांड। तो 15 लाख के लिए अगर कोई स्टार्ट करता है सोचना, फिर आपके पास वो आता है थोड़ा बार्गेन करता है, 12 साढ़े 12 में दे देंगे क्या? जी नहीं, हम इसको 10 तक दे देंगे इंशाल्लाह। फाइन। ओके, जबरदस्त है, ठीक है। 1 लाख से क्या बात है किरण, आपको और नीचे से शुरू करना चाहिए था, आपने कम मार्जिन दिया है। और इसके साथ में वो जो इसकी सर्जरीज की चीजें होती है वो फ्री देंगे आप? जी बिल्कुल फ्री देंगे, हम अपना टेक भी देंगे, और हमारे पास 1 लाख से स्टार्ट है और 25 लाख तक के हमारे पास जानवर है। 1 लाख का जानवर आपके पास है, ये 1 लाख के बैल से मुताबिक थोड़ा सा बताएं हमें कि कितने मन का है वो क्या खाता रहा है? वो महंगा, मतलब महंगा तो है लेकिन उतना महंगा नहीं है। जी नहीं, इतना महंगा नहीं है, लेकिन वो भी देसी वनडे पे तैयार किया जाता है, लेकिन उसको बादाम पिस्ते वगैरह तो फिर नहीं खिलाते, लेकिन तैयार इसी तरीके से किया जाता है जैसे सारे जानवर तैयार होते हैं। फैसल उसका क्या कसूर है? कैसे बादाम पिस्ते नहीं खिलाए? उसे पसंद नहीं थे या खत्म हो गए थे? लाल बादशाह सारे खा गया था। नहीं, खत्म तो नहीं हुए थे सर, लेकिन उनको भी खिलाते हैं, लेकिन उनकी अपनी अपनी फीड होती है। ओके, ये जब हम कहते हैं ना कि इस जानवर की ये खुराक, अच्छा ये इसकी जानवर की कैपेसिटी थी कि इसको इतना खिलाएंगे तो इतना इसका गोश्त बढ़ जाएगा, ऐसा होता है कि जितना खिलाएं जिस जानवर को भी वो उतना ही पलता जाएगा? सबकी अपनी अपनी लिमिट होती है। एक जानवर जो तैयार होता है 2 दांत का, उसमें कम से कम भी जो टाइम लगता है 1 से 1.5 साल लगता है 2 दांत का जानवर तैयार होने के लिए। ठीक, लेकिन ये जो आपका सबसे महंगा वाला है लाल बादशाह जो आपके पास है, इसको कितना अरसा लगा तैयार होने में? और जिस तरह आपने कहा ये ढेर सारा दूध, मतलब बहुत ही ज़्यादा दूध पीता था, बादाम पिस्ते खाता था, देसी वंडा खाता था, तो इसकी 1 महीने की खुराक की कीमत क्या थी? 1 महीने जब उसे पालते थे कितने पैसे लग जाते थे? इस पे 1 महीने के जो एक्सपेंसिव होते हैं वो 40,000 रुपये एक जानवर के ऊपर एक्सपेंसिव होता है हमारे। 40,000 1 मंथ में लग गए, और ये 1.5 साल में तैयार हुआ? 1 मंथ पे लगते हैं हमारे, 1 केटल पे 1.5 साल में जी इंशाल्लाह तैयार हो जाते हैं। तो अगर कुर्बानी से 9 दिन 8 दिन पहले, चलिए 5 दिन पहले लिया, तो इसको भी कीमत के अंदर ही ठीक है। अब जो इसको ख़रीदेंगे तो वो इसके लिए करेंगे तो खाने पीने का एहतमाम, ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो चलता है। अच्छा ज़रा मुझे ये बताइए कि अब आजकल लोग आते हैं तो वो ज़्यादातर विंडो शॉपिंग करके जा रहे हैं या फिर आके वो सौदा करने की भी कोशिश करते हैं? जो इतने भारी भरकम जानवर हैं इनकी बात कर रही हूँ। नहीं, सौदा करने की भी कोशिश करते हैं। 50% तक हमारे जानवर यहाँ से सॉर्ट आउट हो चुके हैं। ओके, कितनी मालियत के जानवर अब तक आपके निकल चुके हैं, बिक चुके हैं? प्यारा जानवर लाल ही लग रहा है। अभी जो हमारा लास्ट कैटल सॉर्ट आउट हुआ है वो 18 लाख का सॉर्ट आउट हुआ। और डिमांड कितनी की थी आपने? हमने उसकी डिमांड की थी 26 लाख। सीधा यानी 8 लाख।
8 लाख का मार्जिन है, यानी जो आप बताएंगे 25 का तो हम आके आपसे कह दें कि 26-27 में दे दो, मिल जाएगा। नहीं, हर जानवर की एक जैसी रेंज नहीं है, लेकिन देख के हम ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करते और ज़्यादा अपनी रेंज नहीं बढ़ा के बताते। बड़े नेक इंसान हैं आप, बड़ी खुशी हुई जी आपसे बात करके, थैंक यू सो वेरी मच। अगर हम दिखा सके थोड़ा सा 1-2 बेल प्लीज़ PCR थोड़े से देखें ना। क्या बात है, ये प्यारा है, ये भोला है। भोला तो है लेकिन कीमत इसकी भी बहुत ज़्यादा है। ये जो काउ प्रिंट होता है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। बट यस, नो डाउट। लेकिन मुझे किरण अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि 10-15 लीटर दूध एक दिन में, बादाम पिस्ते। बहुत बुरी बात है, कम से कम बैल बकरों को छोड़ दे, उनके खाने के ऊपर मत नजर लगाया करें आप, मत उनकी निवाले गिने आप। नजर तो नहीं लगा रहा, लेकिन फिर मैं समझ नहीं आ रही है, इतना ज्यादा खाएंगे तो उसके बाद किरण डाइट भी करते हैं। खुश हो जाए, उन्होंने 5-5, 8-8 लाख यूं करके गिराया था। ये बात तो ठीक है किरण, लेकिन मेरा सवाल वहीं का वहीं है, ये हाई फैट जो करवाई है ना, जो हाई फैट किस्म के खाने खिला रहे हैं, फिर वॉक शॉक भी कराते हैं इनको कि नहीं? तो नहीं, उन लोगों के लिए ये शायद जरूरी ना होगा। ये बात भी हो सकती है, ये बात भी एक नए पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, बहुत नया खबरों की तरफ आना चाहिए। माय कोलाची से हमारे पास खबर है, एक अफसोसनाक खबर आ रही है। माय कोलाची से ट्रैफिक हादसा यहाँ पर हुआ है और एक शख्स जांबाक और 7 जख्मी हो गए हैं। मजीद बात करेंगे, सऊद बिन मुर्तज़ा ने हमें ज्वाइन किया। सऊद, रेस्क्यू एहलकारों का इससे मुताल्लिक क्या बताना है? जी बिल्कुल, देखिए माय कोलाची के करीब ये हादसा हुआ है। सुजुकी और ट्रक के दरमियान तसादुम हुआ था, जिसमें एक शख्स जांबाग जबकि 7 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू काम ने जख्मियों को जो है सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जिसमें बताया जा रहा है कि जख्मियों को मुख्तलिफ नौइयत की चोट आई है, जबकि ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि तेज़ रफ्तारी के बायस से हादसा पेश आया था, जिसके बाद ट्रक को जो है और सुजुकी है उसको यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया। शुक्रिया सऊद, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं, एक और मौजू की तरफ चलते हैं, एक और शख्सियत की बात करते हो, उनसे बात करते हैं। अगर आप किसी दिन बैंक या ATM पैसे निकलवाने जाएं और आपको ये मालूम हो जाए, आपको ये पता चले कि अब आप जो है ना वो लखपति बन चुके हैं, कैसी फीलिंग होगी? फीलिंग ये होगी कि आप सोचेंगे कहाँ से है, थोड़ी देर बाद पता चलेगा किसी ने गलती से भेज दिया, चलो वापस करो और ये ट्रांजैक्शन रिवर्स होनी है। लेकिन ना फिर आप ये तो सोचेंगे ना ऐसा रोज हो, लेकिन इसके आगे वाली बात ना हो। हाँ, लेकिन जिसकी हम बात करें, ये जामशुरू के एक ड्राइवर हैं और जब ये पैसे निकलवाने गए, एग्जैक्टली मेहनती ड्राइवर, एंड ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि उनके अकाउंट में इतने पैसे होंगे। जब वो गए तो मालूम हुआ 49 लाख रकम उनके अकाउंट में मौजूद है। अब ये मालूम जब उनको हुआ तो फिर ज़ाहिर आप सोचते हैं कि यार ये हुआ क्या है। सुमार चना साहब हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सोच रहा हमने कि ज़रा इनसे पूछते हैं कि उस वक्त फीलिंग क्या थी और फिर अब क्या मामला है, क्योंकि ज़ाहिर जब मालूम हो कि कहीं और से पैसे आ गए हैं, फिर आप बैंक से भी ज़ाहिर रब्ता करते हैं, तो फिर अकाउंट या तो चेक किया जाता है या अकाउंट वो ब्लॉक करते हैं, जो भी मामला, तो उनसे बात कर लेते हैं। सुमार साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे मालूम हुआ, आप चेक से कैश कराने गए थे, आपने वैसे चेक किया या ATM गए तो आपको मालूम हुआ कि ये अकाउंट में इतने पैसे हैं? जी, मैं जब ATM पे पहुंचा, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैं ATM पे पहुंचा तो मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने जैसे कार्ड लगाया तो वहाँ से पहले तो मैंने देखा, तो मैं देखूँ मेरा बैलेंस कितना है। बैलेंस देखा तो इसमें 49,41,000 कुछ रुपए थे। मैंने बोला यार ये तो पैसे मेरे तो नहीं हैं, किसके हैं? वो तो मुझे पता नहीं किसके हैं। फिर उसके बाद मैंने बोला चलो मैं निकालूं पैसे, कुछ तो निकालूं, मेरे को ज़रूरत थी पैसों की, कुछ निकालूं पैसे। लेकिन उस वक्त फिर पैसे निकले नहीं। फिर मैं परेशान हो गया। मैंने बोला मेरा अकाउंट भी उन लोगों ने सील कर दिया। शाम का टाइम था उस वक्त, तकरीबन शाम के 6 बज रहे थे उस वक्त। फिर मैं खुद परेशान हो गया। मैंने बोला अब मैं पैसे कहाँ से लें? फिर इसीलिए मैं थोड़ा परेशान भी हो गया, मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, तो इसीलिए फिर मैंने सुबह का इंतज़ार किया। तो फिर सुबह को जैसे फिर बैंक का टाइम हुआ, फिर मैं तकरीबन 1:30 बजे के करीब मैं बैंक गया। फिर मैंने कार्ड लगाया, वही मसला, वही चीज़ आ रही है। फिर मैं बैंक के अंदर गया तो बैंक मैनेजर उस वक्त मौजूद नहीं थे सीट पे, और काउंटर पे कोई बंदा बैठा था। उसने बोला मैनेजर साहब आ जाएं तो आप उनसे बात कर लें। फिर इसीलिए फिर मैं वापसी आ गया। मैनेजर साहब थे नहीं, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, मैं रुक नहीं सक रहा था, तो इसीलिए फिर मैं वापसी आ गया। अच्छा ये बताइएगा, अब अकाउंट ब्लॉक हो गया है, बैंक ने आपको इस सिलसिले में क्या बताया, कहाँ से आए इतने पैसे? जी वो बैंक वालों ने कुछ नहीं बताया। बैंक वालों से फिर दोबारा मेरा रब्ता ही नहीं हुआ, तो इसीलिए मैं दोबारा बैंक में गया ही नहीं हूँ, तो मेरा रब्ता नहीं हुआ।
और बैंक वालों ने भी रब्ता नहीं किया। जब इतनी बड़ी खबर चल गई है तो बैंक वालों ने भी मेरे से रब्ता नहीं किया। अभी तक मालूम नहीं हुआ कि वो पैसे कहाँ से आए थे, पैसे किसने आपको भेजे या आपके अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र हो। लेकिन ये बताएं ज़ाहिरा, आप जिस तरह आपने बताया कि आप जब पैसे निकलवाने गए आपको ज़रूरत थी लेकिन आप निकाल भी नहीं पाए क्योंकि अकाउंट ब्लॉक हो गया। ज़ाहिरा ड्राइवर हैं आप, 100 ज़रूरतें इंसान की होती हैं और आजकल के हालात में वैसे भी इंसान ये सोचता है कि ज़रूरतें ज़्यादा हैं, आमदनी कम है, ज़रा ख़र्चे ज़्यादा होते हैं। अगर वाकई ये पैसे आपके होते, इतने पैसे आपके पास आएँ, कहीं से भी आएँ, मतलब वो आपके हों, वो हकीकत में आपके पैसे हों, तो इंसान की ख्वाहिश होती है ना, इंसान फ़ौरन सोचता है। तो पहला ख्याल, पहली सोच, पहली ख्वाहिश क्या होगी इन पैसों को ख़र्च करने से मुताल्लिक? नहीं, ये हकीकत में अगर ये मेरे अपने होंगे तो मैं बिल्कुल सही जगह पे खर्च करूँगा। अगर मेरे अपने नहीं है, मेरे ज़ाती नहीं है तो मैं इनको लूँगा भी नहीं लूँगा। मुझे हराम का पैसा नहीं चाहिए। बहुत प्यारी सोच, बहुत प्यारी अगर मेरा अपना पैसा हो तो मैं थोड़ा सा किसी इदारे में फ़ंड दे दूँगा, किसी अपने मदरसे को फ़ंड दे दूँगा, कुछ गरीबों को दे दूँगा और कुछ अपने लिए रखूँगा। लेकिन तो मेरा हक जो मुझे वो मेरा अपना हक मिलना चाहिए। क्या बात है, बहुत प्यारी सोच है आपकी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपसे तो हम बात कर रहे थे एनीवेज, अब क्योंकि वक्त कम है हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत से मौज़ूआत बाकी हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कराची के मसलों की बात करते हैं हम। मुसलसल अपने शोज़ में बात करते हैं कि कई इलाके ऐसे जहां पानी नहीं आता, महीनों नहीं आता। लाइट है, जाती है, उसका टाइम तो मुकर्रर होता है लेकिन वापस कब आती है इसका टाइम मुकर्रर नहीं होता। और जब बारिश आती है तो उसके बाद तो ज़्यादा पानी के साथ ज़्यादा लाइट भी जाती है, नहीं पानी आता लाइट जाती है। और सीवरेज का बोसीदा निज़ाम, कचरे के ढेर, ये ऐसे मसाइल जिन पर बात तो बहुत की लेकिन आप और मैं आज तक ये जान नहीं पाए कि असल मसला है क्या, असल में जिम्मेदार है कौन। क्योंकि एक डालता है जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर, दूसरा कहता है नहीं तीसरा जिम्मेदार है। कोई कहता है फंड, कोई कहता है इख्तियार, कोई कहता है ये तो हमने इख्तियार दे दिया। अब मसला कराची में यह है कि यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और हर डिस्ट्रिक्ट की कहानी अलग है, लेकिन कराची का कप्तान तो एक है, मेयर कराची। उनकी हम बात करें, मेयर साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हीं से बात करते हैं कि इन मसलों से मुताल्लिक मेयर साहब ने क्या किया। नए इंतखाबात की गूंज है लेकिन 4 साल मेयर कराची ने क्या किया इन मसलों को लेकर। वसीम अख्तर साहब बेहद शुक्रिया, नया दिन को वक्त दिया। सर प्लीज़ बताइएगा कि क्या वजह है कि बिजली की लोड शेडिंग का मसला हल नहीं होता। आवाज़ उठाती है हर जमात लेकिन हल नहीं होता ये मसला। बतौर मेयर इस मुश्किल से निजात दिलाने के लिए आपने क्या किया और अभी आप क्या कर रहे हैं कि ये मसला किसी तरह निमट जाए? सिर्फ के इलेक्ट्रिक ही नहीं, आपका सवाल कि इलेक्ट्रिक पे है, मैं उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगा। बड़े अरसे से कराची का कोई भी मसला हल नहीं हो रहा, सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं, पानी का मसला हल नहीं हुआ है। गंदा पानी पी रहे हैं लोग, अवेलेबल नहीं है पानी। ट्रांसपोर्ट का मसला हल नहीं हुआ है, सीवरेज का मसला हल नहीं हुआ है, तालीम का मसला हल नहीं हुआ है, हेल्थ का मसला हल नहीं हुआ है। और ये कराची शहर पूरे मुल्क को चलाता है। जितने भी बड़े अस्पताल देख रहे हैं आप, जितने भी सूबों में 65 रुपये कराची के होते हैं उसके अंदर। अगर सिंध में देख रहे हैं तो 95 रुपीज़ कराची के होते हैं। मगर अफसोस के कराची के इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं होते, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो। के इलेक्ट्रिक 15 साल से काम कर रहा है, किसी ने सीरियस लिया है उसको कि कराची में इतनी अमवात हो गई हैं, बिजली आती नहीं है, बिजली नहीं आने की वजह से पानी नहीं मिलता लोगों को। किसी ने सीरियसली, कोई बैठा है, कोई साहिब इक़्तिदार, कोई भी, कि सीरियसली इसको रिजॉल्व किया जाए के इलेक्ट्रिक के इशू को और दीगर इश्यूज़ को। कराची के इश्यूज़ इसलिए बढ़ रहे हैं कि ना जब एग्जीक्यूट होते हैं ना वो टाइम पे एग्जीक्यूट होते हैं, ना कंप्लीशन टाइम पे होती है। S3 देख लें, K4 देख लें, ट्रांसपोर्ट का मामला देख लें, 12 साल में एक बस ऐड नहीं हुई है इस शहर में। तो ये सूबा सिंध फेडरल गवर्नमेंट से भी ऊपर कहीं जा चुका है। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कराची के लिए कोई नया फार्मूला बनाएं। कराची 2 पोर्ट का सिटी है, रेवेन्यू देता है, सीरियसली बैठें, रूल्स रेगुलेशन सब फारिग करें, रिलैक्स करें और कोई नया फार्मूले के तहत इस शहर के इश्यूज़ रिजॉल्व करें। इस शहर के इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब, आपकी इकोनॉमी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा अगर कराची के मसले हल हो गए तो। ये आप बिल्कुल ना कराची का शहरी साउंड कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन आप तो मेयर है ना,
तो ये फरमाइए, मुख्तलिफ इलाके पानी वहाँ पर आता नहीं है, बुनियादी सहूलतें वहाँ नहीं है। 4 साल के दौरान बतौर मेयर आपने शहरियों के लिए ऐसा क्या किया जिससे आप क्लेम कर सकें, आप फख्रिया तौर पर बता सकें कि भाई मैंने कराची के लिए ये किया? देखें, जो कराची की बेसिक नीड्स हैं वो आज भी कराची के लोगों को मैसर नहीं है। पानी का महकमा सिंध गवर्नमेंट के पास है, सीवरेज का महकमा सिंध गवर्नमेंट के पास है, कचरे का डिस्पोजल सिंध गवर्नमेंट के पास है, ट्रांसपोर्ट सिंध गवर्नमेंट के पास है, मेगा प्रोजेक्ट्स कराची के सिंध गवर्नमेंट के पास है। केएमसी के पास जो SLGA 2013 है उसमें जो फंक्शन है वो भी महदूद कर दिए गए हैं। उन फंक्शंस में से भी बाय नोटिफिकेशन कुछ फंक्शंस वापस सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिए हैं। तो जो फंक्शंस मेरे पास हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं उसमें सेटिस्फाई हूँ और मैंने डिलीवर किया है। जो फंक्शंस मेरे पास हैं उसमें डिटेल में बात की जा सकती है, इस प्रोग्राम में मैं सारी डिटेल्स दे नहीं सकता, मगर सलूशन जो है वो सलूशन ये नहीं है। सलूशन जो इश्यूज़ हैं कराची के, वो एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं है। कराची डिवाइड कर दिया गया है, 6 कैंटोनमेंट्स, 1 DHA, 3 डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, 6 डिस्ट्रिक्ट्स। जो कैंटोनमेंट के एरियाज़ हैं वहाँ CM साहब की भी नहीं चलती, DHA में CM साहब की भी नहीं चलती, उनके अपने अलग रूल्स हैं। तो कराची का 12% है मेरे पास, बाकी सिंध गवर्नमेंट के पास है। किस तरह से हल होगा? जब तक ये टियर एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं आएगा, जो ड्यू रिसोर्सेज हैं इसको नहीं मिलेंगे, ये मसले हल नहीं हो सकते। ठीक, मेयर साहब, एक और बात, जब आपने मेयर का हल्फ उठाया उसके बाद हमने देखा कि फ़ौरन ही आपने एक हफ्ता सफाई मुहिम चलाई थी और ज़ाहिर हर चैनल ने उसको कवरेज दी, हमने बाकायदा उस पर शोज़ किए, आप हमारे मेहमान रहे, हम खुद बाहर जाते रहे, आप लोगों के आपके साथ, आपकी टीम के साथ देखते रहे। वो दोबारा हमें वो एक्टिवनेस, वो मुहिम नज़र नहीं आई आपकी तरफ से, क्यों? एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं है डिपार्टमेंट्स, कैसे चलेगा? नहीं चल सकता। 6 डिस्ट्रिक्ट बना दिए, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले टाउन्स थे, टाउन्स को डायरेक्टली मेयर देखता था, उस हिसाब से उनको टाउन्स को फंड्स दिए जाते थे और वो डिलीवर करते थे। आज अगर 3000 टन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जनरेट करता है रोज़ का कचरा, तो वो 15,000 टन उठा सकता है, 15 सड़कों पे फिरता है, उसके पास कैपेसिटी नहीं है। तो जब तक उनको रिसोर्सेज नहीं दिए जाएंगे, कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो डिलीवर कर सकेंगे? आप उनके ड्यू शेयर तो दो। आप जब तक ड्यू शेयर नहीं मिलेगा, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ सकते। मेयर साहब, कोई शेयर, कोई फैसिलिटी नहीं थी और फिर भी MQM की तरफ से हफ्ता सफाई मुहिम चलाई जाती थी। उसमें आपको, डॉक्टर फारूक सत्तार को और दीगर बहुत सारे रहनुमा हैं जो शायद अब उस MQM का हिस्सा नहीं है, शायद किसी और धड़े में, लेकिन उनको झाड़ू उठाकर सफाई करते हुए और दूसरे लोगों को मोटिवेट करते हुए कि कचरा एक जगह इकट्ठा करें, जलाए नहीं, किस तरह से आगे लेके जाएँ, ये सब कुछ सिखाते, बताते, खुद करते हुए देखा गया। हमने कोशिश की थी आपका कमेंट इसके ऊपर लेते, आपको याद दिलाते हुए। बहरहाल याद हमें भी है, आपको भी होगा, पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान तलखियाँ रही हैं, मुसलसल रही हैं, लेकिन काम करने के लिए अच्छी कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी है। और फिर कोई मरहला ऐसा भी आता है कि जब आप सारे इख्तिलाफात बलाए ताक रखते हैं। तो ये बताइए कि ये कोशिशें अब दिखाई क्यों नहीं देती? आपके पीपल्स पार्टी के अच्छे ताल्लुकात कम से कम इस सिलसिले में क्यों नहीं हमें दिखाई देते? देखें, हमारी मुख्तलिफ सियासी पार्टी से हमारा ताल्लुक़ है, अपना अपना मैनिफेस्टो है। हमारी जो जान पहचान या गुर्बतें जो हैं वो सियासी हवाले से तो हैं, मगर जहाँ इश्यूज़ आते हैं, कराची के इश्यूज़, शहरी इलाकों के इश्यूज़, दही इलाकों के इश्यूज़, 12 साल से आप देख लें कराची का हाल, हर रोज़ बदतर हो रहा है। ट्रांसपोर्ट की मिसाल ले लें, सिर्फ मेरा कोई झगड़ा पीपल्स पार्टी से नहीं है या मेरी जमात का झगड़ा पीपल्स पार्टी से नहीं है। अगर इश्यूज़ को सही तरह एड्रेस किया जा रहा हो तो मैं क्यों खामखाई में क्रिटिसाइज़ करूँगा, इख्तलाफ करूँगा? मसले हल हो रहे हैं, मैं तो तारीफ़ करूँगा। जहाँ आज भी पीपल्स पार्टी अच्छा काम करती है वहाँ मैं तारीफ़ करता हूँ, मगर जहाँ मैं समझता हूँ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, गलत प्लानिंग हो रही है, कराची डोमेन है मेयर का, इंटरफेरेंस हो रही है, तो जाहिर है मैं तो बात करूँगा। ये इख्तलाफात हैं, बिल्कुल ये रहेंगे। राइट। मेयर साहब, लास्टली ये बताइएगा कि आपने बहुत कोशिश की जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ इन पाकिस्तान, और आपने बहुत कोशिश की कि अब्बासी शहीद अस्पताल में कोविड-19 का सेंटर हो, वहाँ पर भी मरीज़ों को फैसिलिटेट किया जाए, फिर वो हुआ। अब बताएं कि अब तो कोरोना का जोर टूट गया,
बट स्टिल क्या सिटी गवर्नमेंट की कोशिश कर रही है कि जो और हॉस्पिटल्स आपके अंडर है वहाँ पर भी ऐसे सेंटर्स का क़याम हो? बड़ा अचीवमेंट है केएमसी का। कोविड-19 के हवाले से हमने इन्फेक्शियस डिजीज़ रिसर्च सेंटर शुरू करने जा रहे हैं हम अब्बासी के अंदर, और वहाँ टेस्टिंग भी हो रही है। हमारे वार्ड्स भी बन गए हैं जिसमें आइसोलेशन वार्ड्स हैं और हाई डेंसिटी यूनिट मौजूद है। उसके बाद आइसोलेशन वार्ड भी मौजूद है। अल्लाह का शुक्र है कि टीम वर्क की वजह से अब्बासी इस केपेबल टू हैंडल कोविड-19 नाउ। ये बड़ा एक अचीवमेंट है केएमसी का, हमें फ़ख्र है इसमें। इस पे पूरी मेहनत की गई, सारे टीम वर्क, सब ने मेहनत की, आज हमें अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है उसका। हमने ये काम जो किया है इसमें हमें सिर्फ एनडीएमए ने इक्विपमेंट प्रोवाइड किए हैं, बाकी सब केएमसी ने खुद किया है अपने रिसोर्सेज से भी, और मुखैर हजरात को मिला के चीज़ें कंप्लीट की हैं। हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम और हॉस्पिटल्स में इस किस्म की लैब शुरू कर दें या वो यूनिट्स कायम कर लें। अल्लाह करे इतनी केएमसी के पास कैपेसिटी हो जाए कि बाकी अस्पतालों में भी हम कोविड के लिए कुछ काम कर सकें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा एनडीएमए से कि हमें दूसरे हॉस्पिटल्स के लिए भी कोई आइसोलेशन वार्ड या आईसीयू वार्ड्स यूनिट्स खोलने के लिए हमें अगर हेल्प करेंगे तो केएमसी इज़ रेडी फॉर दैट। और फैसिलिटेट करेंगे तो आप और काम करेंगे। बेहद शुक्रिया। वसीम अख्तर साथ मौजूद थे। आप जिस तरह हमने आगाज़ में भी कहा, कराची बहुत बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का, और जैसा मेयर साहब ने भी कहा, 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जब 6 डिस्ट्रिक्ट्स हों, इतना बड़ा शहर है, फिर टाउन्स और मामलात के कौन सा महकमा किसके अंडर, कौन सा काम किसने करना है, कोऑर्डिनेशन के बगैर तो काम हो नहीं पाएगा। बिल्कुल नहीं हो पाएगा। लेकिन मसला ये है कि जिन मसाइल से कराची गुजर रहा है वो कोई नए मसाइल नहीं हैं, वो पुराने मसाइल हैं। तो जनाब बुस्तीदा सिस्टम को दूर भगाना होगा, अदरवाइज़ हम ख़तरात में घिरते रहेंगे, मसाइल में घिरते रहेंगे। अब हम एक और बड़े शहर की बात करते हैं जहां तरक्की हुई मिसाली, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, धरे हुए हैं। लाहौर में खस्ता हाल इमारतें, ये मामला देख लीजिए। इनको ढाने के लिए इनकी तामीर तो क्या ही होती, सब कुछ जहाँ था जैसा था वहीं का वहीं रुका हुआ है। मुख्तलिफ गलियाँ ऐसी हैं जहाँ कई मकानात हैं और ये इंतहाई खस्ता हाल है। पुरानी मखदूश इमारतें, जैसे ही बरसात आती है मकीनों के लिए खतरात अपने साथ लाती है। और किरण, हमने देखा है माजी में लाहौर की अगर हम बात करें तो बारिशों के दौरान कई हादसात वहाँ पर पेश आ चुके हैं। तो मखदूश इमारतें और इनसे मुतालिक जो काम होना चाहिए वो काम कितना हुआ और कितना काम ज़रूरी है, इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन पहले इन मखदूश इमारतों की एक झलक, यानी अगर मैं बात करूँ कि अंदरून शहर की ये झलक है तो गलत नहीं होगा। अंदरून शहर मखदूश इमारतें गलियों में वो क्या मंजरनामा दिखाती हैं, कितना बड़ा ख़तरा है उस शहर के लिए, शहर में बसने वालों के लिए, ज़रा देखिए। ऐसी बहुत सी मखदूश इमारतें हैं लाहौर में, और एक फ़ैमिली से हमने बात करने की कोशिश की जो इस मखदूश इमारत में मकीन है। हमारी नुमाइंदा सिद्रा गयास वहाँ पर गईं और जो फैमिली मेम्बर्स थे उनसे बात की कि कितना बड़ा ख़तरा है ये इमारत, ये क्योंकि ज़ाहिर मखदूश इमारत है और अब मौसम बरसात यानी ज़ाहिर मानसून का सीज़न, तो ऐसे में कितनी परेशानी है उस फैमिली की, ज़रा सुनवाते हैं आपको। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं भाटी गेट के एक मोहल्ले में मौजूद हूँ और अगर भाटी गेट के इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर दर्जनों ऐसे घर हैं, मकान हैं जो कि बहुत ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार हैं। बोसीदा इमारतें मुकम्मल तौर पर हो चुकी हैं जिनमें रहना जो है वो 1 मिनट भी ख़तरे से खाली नहीं है। इस वक्त मैं जिस घर में मौजूद हूँ, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर छत को सपोर्ट देने के लिए जगह जगह जो है वो यहाँ पर लकड़ी के ये वाले से इन्होंने लगाए हुए हैं जिसके साथ छत को सपोर्ट दी जा रही है। बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है इस घर का। दीवारें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हुई हुई हैं। किसी भी लम्हे, क्योंकि आजकल वैसे बरसात का मौसम है और ये ज़मीन बोस भी खुदा ना खास्ता अगर इमारत हो तो यहाँ पर जितने रहने वाले मकीन हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान भी होगा। इसी तरह अगर आप ये अंदर वाला कमरा देखें तो यहाँ पर भी टूटी फूटी चीज़ें जो हैं वो बुरी तरह से आपको नज़र आएंगी। यहाँ पर भी इन्होंने छत को सपोर्ट दी हुई है और फिर भी ये लोग इन्हीं छतों की सपोर्ट के साथ यहाँ पर नीचे रह भी रहे हैं। चारपाइयाँ भी इन्होंने बिछाई हुई हैं और ये देखें जिस तरह से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं
तो कोई भी लम्हा जो है वो बग़ैर खौफ के नहीं गुजार रहे होंगे यकीनन। मेरे साथ ये फैमिली भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मुझे बताएं, ये हालत जो है इसके लिए आपने किसी से रब्ता किया, वॉल सिटी वालों से? वॉल सिटी वालों से रब्ता किया था, उनको एप्लीकेशन भी दी थी। उन्होंने बोला था हमारे पास अभी बजट नहीं है, बजट आएगा तो हम बना देंगे। हम रोज़ बहुत मरतबा गए हैं उधर, वो कह रहे हैं अभी बजट ही नहीं आ रहा। फिर अभी थोड़ा अर्सा हुआ तो फिर गए हैं, वो कह रहे हैं बजट आया था, ये कोरोना की वजह से बजट कहीं और लग गया, अभी हमारे पास बजट नहीं है। तो नाले ये है कि मतलब ये हम लोग ना नहीं बना सकते। अगर आपके हो ना लकड़ी की छतें, वो हम बना सकते हैं, वो हमें इजाज़त है। ये लेंटर वाले घर हैं जो पुराने, ये हम नहीं बनाते। उन्होंने जवाब दे दिया था ये अपनी मदद आप ही करें। तो हम लोग फारग बैठे हुए हैं, कारोबार है कोई नहीं। जो थोड़ा बहुत कारोबार था, पैसे थे वो ख़त्म हो गए, घर बैठ के खा गए, तो अब कहाँ से करें? हमारे पास तो इतने किराए के लिए भी पैसे नहीं कि हम बाहर जाकर मकान किराए पे ले लें। ये हम ऐसे गुजारा कर रहे हैं, मौत के मुंह में बैठे। अच्छा आंटी, आप मुझे बताइएगा किस तरह आप यहाँ पर बैठकर कुरान पाक भी पढ़ती हैं, सारे काम करती हैं, सोते भी हैं, तो कितना डर और खौफ जो है वो आपको हर वक्त तारी रहता है? बहुत ज़्यादा डर और खौफ रहता है। ये कुछ दिन पहले मेरे बेटे ने यहाँ सांप, बहुत बड़ा 3 गज लंबा सांप निकला है और वो सांप मारा है। तो फिर हमने अल्लाह से बोला कि अल्लाह ताला आपकी मदद ज़्यादा बड़ी है, आप बहुत ज़्यादा मदद करने वाले। जी बिल्कुल, आपने इनकी हालत सुनी कि बहुत ज़्यादा मजबूर हैं और वो उनका यही कहना है कि कमाने वाला भी कोई नहीं है। इनकी 3 बेटियां ही हैं और बहुत मुश्किल से जो है वो गुज़र बसर हो रहा है। जबकि जब इन्होंने वॉल सिटी से रब्ता किया तो वॉल सिटी के मुताबिक जो मकान पहले से लेंटर में बने हुए हैं, उनमें लकड़ी की छतें नहीं हैं, उनको वो रेनोवेट, उनके मुताबिक वो उन लोगों को घर रेनोवेट नहीं करवा के देंगे। जो घर पुराने लकड़ी के बने हुए हैं उनके लिए वो किसी हद तक तो रेनोवेट कर रहे हैं, लेकिन अभी उनके मुताबिक ये कहना है कि उनके पास बजट मौजूद नहीं है, इसलिए जो है वो यहाँ पर कोई काम नहीं करवाएंगे। और उन्होंने इनको साफ इनकार किया कि आप अपनी मदद, आपके तहत जो है वो अपना घर दोबारा से असर नौ तामीर करें। लेकिन आपने सुना कि कितनी उनके जो है वो हालात ख़राब हैं और बात करते हुए भी वो खातून बिल्कुल आप दीदा हो गई हैं कि हमारे पास कोई और चारा नहीं है। गवर्नमेंट से हम लोग जो है वो मदद की दरख्वास्त बार बार कर चुके हैं, लेकिन कोई भी उनकी सुनवाई जो है वो नहीं सुन पा रहा, कोई भी उनको सुनने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा बुरे हालात में वो यहाँ पर मौजूद हैं और फिर भी रब से इस बात का जो है वो दुआ मांगते हैं कि कोई अल्लाह ताला उनके लिए वसीला बना दे और उनका घर जो है वो एटलीस्ट इस काबिल हो सके कि वो ज़िंदगी के इस हिस्से में 2 वक्त की रोटी जो है वो छत के साए में रहते हुए अच्छे तरह से जो है वो अपने यहाँ पर गुजर बसर कर सकें। जी सिद्रा, बहुत शुक्रिया, आप इस सिलसिले में हमारे साथ में हमें अपडेट कर रही थी, एक फ़ैमिली के बारे में आप बता रही थी। अब इस मामले में तातुल है तो वो बजट्स की वजह से है, लेकिन क्या ऐसा पहली बार हो रहा है और इसका तदारुक कैसे होगा? वो लोग जो इतनी मखदूश इमारतों में रह रहे हैं वो अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी बच जाए, ये बारिश ख़त्म हो जाए और हमें चोटें नहीं लगे, हमारी जानें ना जाएं। इस सिलसिले में हो क्या सकता है, हम कोशिश करेंगे इस पर बात करें। डायरेक्टर प्लानिंग एंड कंजर्वेशन नजम साकिब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सर कैसे हैं आप, ये बताइए इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं हो सकता? आप लोगों ने कुछ चौक डाउन करके रखा हो, कोई प्लान मुरतब किया हो, कोई प्लान भी कि खुदा ना खास्ता किसी की जान ना जाए? जी देखें, बात यह है कि बजा फरमा रहे हैं कि हम शायद इनसे ज़्यादा कंसर्न हैं कि ये जो घरों, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ वॉल सिटी के मुताबिक बताना पसंद करूंगा स्टेज के ऊपर कि यहाँ पे वॉल सिटी के अंदर 22,000 प्रॉपर्टीज हैं। उन 22,000 प्रॉपर्टीज का हमारा डेली सर्वे हो रहा होता है और हम लोगों को गाहे बगाहे इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि हमारे हिसाब से आपकी बिल्डिंग में या ये आपकी बिल्डिंग रिपेयर करवाना मांगती है स्टेज के ऊपर, और हम उनको नोटिस भी साथ साथ सर्व करते हैं। इसमें से तकरीबन जो 1,000 प्रॉपर्टीज को हमने डैशबोर्ड के ऊपर जो कमिश्नर के साथ लिंक्ड है उसके ऊपर हम लोगों ने किया हुआ है। इनमें से 674 वो प्रॉपर्टीज हैं जो रिपेयरेबल हैं, जो रिपेयर होनी चाहिए, और लोगों को हमने कहा है कि भाई आप खुद रिपेयर करें। देखें जैसे बाकी सोसाइटीज एरियाज होते हैं, जैसे कराची में भी हैं, लाहौर में भी हैं, LDA है, KDA है, इसमें जो हाउसेज होते हैं उसकी रिपेयर मालिक का अपनी जिम्मेदारी होती है। अगर आप एक हद तक रिपेयर घरों को नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वो मखदूश हो जाएंगे और फिर उसके बाद वो गिर जाते हैं। यही हम गाहे बगाहे लोगों को इन्फॉर्म कर
अपनी प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखें ताकि आपकी जिंदगी हमें बहुत अजीज है। अब गवर्नमेंट से हम लोगों ने ये देखें, बात यह है कि कोई ऐसा सेक्टर नहीं मिलेगा आपको जहां पे वो गवर्नमेंट जाके प्राइवेट लोगों के घरों को रिपेयर कर रहा हो। वॉल सिटी एक वाहिद अथॉरिटी है जहां पे अभी तक हम लोगों ने 121 घर रिपेयर करके दे चुके हैं लोगों के। और उसमें बजट की जहां तक बात, ये जो आप इंटरव्यू कर रहे थे उसमें बात की है, तो ये खाली सेक्टर वॉल सिटी के साथ नहीं था। ये कोविड की वजह से जो तमाम बजट से गवर्नमेंट के वो तमाम हेल्थ सेक्टर में डाइवर्ट कर दिए गए और हमारे कई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में भी पैसे हमारे पास नहीं मिल पाए हमें। अभी भी हमने अगले साल के लिए भी PC1 बना दिया है, लेकिन क्या प्राइवेट सेक्टर जो लोग रह रहे हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारी मेरे ख्याल महसूस होनी चाहिए। सर लेकिन जो 121 घर आप लोगों ने रिपेयर किए आखिर वो भी तो किए हैं, वो फिर किस मैकेनिज्म के तहत किए हैं? वो मैं जाहिर कह रहा हूँ उनमें से लोगों की अपनी कंट्रीब्यूशन भी आई उसके अंदर। कुछ लोगों ने अपने कुछ यानी सर बाय लॉ अगर कोई इमारत मखदूश है वो तो एक और मामला, मैं उस पर बाद में जाऊंगा, लेकिन कोई इमारत अगर रिपेयरेबल है, बिकॉज आपने कहा 674 रिपेयरेबल हैं सर, ये सारी की सारी इमारतों को उनके ओनर्स ने खुद ही ठीक करना है, वो हुकूमत की तरफ ना देखेंगे तो गलत करेंगे। नहीं देखिए, बात ये है कि इज दिस द वॉल सिटी द ओनली प्लेस वेयर put the money into? What about the मैं आपसे आपके मुतालिक पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि लोग फिर ना सोचें सर कि हुकूमत करेगी ठीक। बात ये है कि ये बाय लॉ ये चीज जो सी है ये किसी हद तक देखें, लोगों की अपनी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए कि कुछ वो भी तो बीच में अपना हिस्सा डालें कि भाई हम ये कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट हमें मदद करे तो गवर्नमेंट को हमें कन्विंस करने में आसानी हो जाती है। कोई एक सवाल हमसे पूछते हैं कि भाई कंफ्यूजन अभी भी है आपकी बात से, आप कह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट को कन्विंस करेंगे, जो लोग हैं वो अपना हिस्सा डालें, तो फिर सर यानी वो लोग ये सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट करेगी, और सर जो खुद से कर सकेगा वो आपकी तरफ क्यों देखेगा? इसी कोशिशों में तो हम बार बार PC1 आगे भिजवाते हैं, लेकिन बात ये कुछ लोगों की अपनी जिम्मेदारी भी है। अगर आपका घर कुछ खराब हो रहा है तो ये नहीं है कि गवर्नमेंट आके आपके 22,000 प्रॉपर्टी ठीक कर रही होगी। बात ये है कि लोगों को अपनी मेंटेनेंस भी करनी है। अगर किसी इस हालत में चली जाती है कि जी वो नहीं है तो फिर हम उनको बताते हैं भाई आप प्लीज इसको डिमोलिश कर दीजिए, ठीक है। अगर वो फिर हमारी तरफ आते हैं कि इसको हम तो डिमोलिश भी नहीं कर सकते, तो भाई बात यह है कि इसका मतलब है कि पब्लिक की तो अपनी जिम्मेदारी कोई भी नहीं रह गई। अच्छा देखिए, हम जिनकी बात कर रहे हैं ना, जिस तबके की हम बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी प्रेशर्स में है, उनके लिए तो रोजाना चूल्हा जलना भी मुश्किल है। सर मेरा सवाल सर प्लीज मेरा सवाल देखिए, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि खास तौर पर अगर उन लोगों की बात की जाए तो कम से कम अगर फौरी तौर पर उनके लिए कुछ नहीं हो सकता तो उनके लिए किसी अलग शेल्टर का इंतजाम हो सकता है कि वो एक सीजन वहां पर गुजार। ये चीजें तो गवर्नमेंट के लेवल पे, ये मैं आपको बताता हूँ, ये तमाम चीजें हम इसीलिए ये तमाम चीजें जो है दीज आर बीइंग गवर्न्ड बाय द कमिश्नर लाहौर, और हम उनके पोर्टल पे ये चीजें लिखवा देते हैं कि भाई इतनी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज जो सी हैं वो डिमोलिशेबल हैं, इतनी प्रॉपर्टी रिपेयरेबल हैं, और उनको बता देते हैं कि जी हमने इनको नोटिस सर्व कर दिया और ये लोग खाली नहीं कर रहे। सो देन कम्स द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, they are supposed to get those house vacated and provide them whatever the solutions are there with the government। और खाली ये NDMA वो जो है पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत ये पूरे पंजाब का जो पोर्टल है दैट इज कनेक्टेड टू कमिश्नर लाहौर ऑफिस के साथ, ताकि वो पूरे एरियाज को ठीक है, यानी ये इस तरीके से काम होता है। लेकिन ज़ाहिर है इसमें आपने कहा कि कंट्रीब्यूशन है, इसमें एक नेटवर्किंग है। और बहरहाल फिर भी मैं ये बताता हूँ कि वॉल सिटी इसमें पूरी अपनी कोशिश कर रहे होते हैं। वी ट्राई टू बेसिकली हेल्प देम आउट कि जी आपका ये जो घर है, जो हम सर्विस हम करते हैं, हम अगर कोई साहब अपना घर रिपेयर करना चाहते हैं, हमारी टेक्निकल टीम इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम उनको हेल्प करते हैं कि जी हम ताकि वो कम से कम पैसों में अपना घर रिपेयर कर सके। लेकिन एक जुमले में बता दीजिएगा, ये तो रिपेयरेबल हाउसेस से मुतालिक बात है सर, लेकिन जो मखदूश इमारतें हैं अगर वो गवर्नमेंट उनको डिमोलिश करती है तो फिर वहाँ के मकीनों के लिए कोई वे आउट होता है? गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है या उस पर भी आप कहेंगे कि नहीं ये भी मकीन खुद करे? गवर्नमेंट जो है वो किसी सूरत भी खुद डिमोलिश नहीं करती। वी ऑलवेज रिक्वेस्ट द ओनर टू डिमोलिश इट एंड देन दे हैव, बिकॉज होता ये है इसमें एक और आपको मालूम होगा तालाबंदी, वो अपना लॉक करके चले जाते हैं लोग, और आसपास के लोग जो हैं वो रिक्वेस्ट कर वो इसलिए करते हैं कि ज़ाहिर है उनको खतरा होता है कि अगर ये इमारत गिरी तो आसपास के और मकानों पर भी ये मुश्किल आएगी। ठीक है सर, दैट्स हाउ यू डू द थिंग्स। बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे आप। और किस तरीके से काम होता है, कमिश्नर कराची ऑन बोर्ड होते हैं और सॉरी बेहतरीन, लेट्स सी क्या होता है इस सिलसिले में। पता है
बड़ी कन्फ्यूजन है और वो हर साल आती है और हर ईद पर आती है और 2 दफ़ा आती है और ये इस बार हुआ ऐसा क्यों कर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक तरफ तो पूरी कमेटी बैठी रोयत हिलाल और उन्होंने कहा इस दिन ईद है, सारे लोग जहन में रखें। दूसरी तरफ एक ट्वीट आया चांद की पिक्चर के साथ वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब का कि भाई ये चांद है, अब आप खुद डिसाइड करें कि डेट क्या हो सकती थी, ये कैसा चांद है। ये कंफ्यूजन है, ये इस बार भी रही और हम तो ये बात करेंगे कंफ्यूजन रहनी नहीं चाहिए। लेट्स एंड दिस एनीवेज जी, इस पर बात करते हैं। मैं ज्वाइन किया मजहबी स्कॉलर अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लामा साहब, फवाद चौधरी साहब पेशगोई करते हैं, चांद की उम्र क्या है उससे मुतालिक बात करते हैं, उसके बाद जाहिर है रियासत का ऐलान करना है रोयत हिलाल कमेटी ने जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का एक नुमाइंदा मौजूद होता है। उस ऐलान के बाद बहस खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन फवाद चौधरी साहब एक और ट्वीट करते हैं और जब नेक्स्ट डे चांद देखते हैं और कहते हैं कि ये पहली का चांद नहीं है। सर ये बहस होनी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ रहनुमाई कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है रोयत का मामला है, सेंसिटिव मामला है, रिलीजियस मामला है, साइंस की इंपॉर्टेंस अपनी जगह, लेकिन ऐसी कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि ये मामला बड़ा आसान है, कोई मुश्किल मामला नहीं है। अगर हमारे वज़ीर आज़म साहब दिलचस्पी लें तो ये 5 मिनट में हल हो सकता है। और दूसरी बात है, ये मसला खाली फवाद चौधरी और मुफ्ती मुनीब साहब का नहीं है, ये तो हम पिछले 20 साल से यही देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और ये खाली मजहबी अगर मामला कहें तो एक तरफ मुफ्ती मुनीब साहब होते हैं, दूसरी तरफ मुफ्ती पोपलज़ई साहब होते हैं। और फिर वो वक्त भी था जब तमाम मजहबी जमातों की मुश्तरका इत्तेहाद, जिसे हम मुत्तहिदा मजलिस अमल कहते हैं, उसने रोयत हिलाल कमेटी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ पूरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ईद मनाई और रमज़ान किया। तो ये मसला इनाओं का मसला है, ये ज़िद का मसला है, ये दीनी मसला नहीं है। बड़ी मैं वाज़ेह बात कर दूँ, बात यह है कि अगर फवाद चौधरी साहब के पास अगर कोई मालूमात या साइंस कहती है कि जी इस दिन चाँद नज़र आ सकता है, तो क्यों नहीं मुफ्ती साहब उस इलाके में, अगर वो कोई शहर बताते हैं तो उस शहर में बंदोबस्त कर लिया जाए चाँद देखने का। अब मसला ये है कि मुफ्ती साहब कहते हैं जी वो तो जाहिल हैं, हम आलिम हैं, वो कहते हैं साइंस के हमारे पास साइंसदान है, मुफ्ती साहब साइंसदान नहीं है। मैं समझता हूँ कि इससे मासवाए कौम को कन्फ्यूज़ करने के और लोगों को परेशान करने के और कुछ नहीं है। लेकिन फवाद चौधरी साहब को ये जान लेना चाहिए कि जब रोयत हिलाल कमेटी ऐलान करेगी तो लोगों ने ईद और रोजे ना चाहते हुए उन्हीं के साथ करने हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन और कोई नहीं है। फवाद चौधरी साहब के बताने से लोग अपना, ये बात तो उन्होंने खुद भी कही फवाद चौधरी साहब ने कि जो रोयत हिलाल कमेटी कह रही है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे पास ये ओपिनियन है। इस बार उन्होंने ऐसे कहा। तो मैंने जैसे अर्ज किया है कि ये ज़रूरी है और इस चीज़ को जो है वो देखना चाहिए वज़ीर आज़म साहब को। देखे ना, रोयत हिलाल कमेटी भी सरकारी कमेटी है, मुफ्ती साहब भी सरकारी मनसब पे फायज हैं, सरकार के एक चेयरमैन हैं, फवाद चौधरी भी सरकार के वजीर हैं। तो सरकार अगर अपने ही 2 मनसब पे बैठे हुए लोगों के दरमियान मामला तय नहीं करा सकती तो फिर क्या करेगी। तो इसलिए वजीर आज़म साहब दोनों को बुलाएं। मेरी तो तजवीज़ है इस कमेटी को तोड़ें आप, एक नई कमेटी जो मुख्तसर हो, जिसमें फल्कियात के माहिरीन हो, जिसमें साइंस के माहिरीन हो, जिसमें उलमा भी हों, हर मकतबा फ़िक्र से 1-1, 2-2 ले लें और इस कमेटी को जो है असरनो तश्कील दें ताकि ये मामला हमेशा के लिए हल हो जाए। अल्लामा साहब, अभी जो कमेटी है उसमें भी साइंस का नुमाइंदा तो होता है मिनिस्ट्री का। असल में मैं आपको बताऊं, ये मसला साइंस या रोयत हिलाल का नहीं है, ये मसला अब जिदों का बन गया, इना का बन गया। आप गुफ्तगुएं देख लेना, बिल्कुल ऐसी बड़ी बड़ी माफी चाहते हुए हाथ बांध के अर्ज करूंगा कि जो अंदाज है गुफ्तगू का, बिल्कुल वो आप देखें ना, एक तरफ लगता है कि एक ऐसी शख्सियत है जो दीन की मनसब के मुफ्ती के मनसब पे फायज है, वो जब गुफ्तगू करते हैं फवाद चौधरी के हवाले से तो वो भी ऐसे कलमात कहते हैं जो मैं समझता हूँ एक आलिम की शान नहीं है। और फवाद चौधरी जब बात करते हैं वो भी ये तो दोनों तरफ का मसला है और ये आज का मसला थोड़ा है।
फवाद चौधरी तो आज आया है, पहले क्या था? पहले क्यों ये मामला खराब होता था? पहले लोगों की ईदें क्यों खराब हुई? पहले लोगों के रमजान क्यों खराब हुए? तो ये मसला, कभी चांद आप पख्तून बना देते हैं, कभी चांद को आप पंजाबी बना देते हैं, और खुद मुफ्ती साहब के मकतबा फिक्र के लोग गिला करते हैं कि हमारी गवाहियां नहीं लेते मुफ्ती साहब। तो क्या करेंगे आप? इसलिए इसको संजीदगी से देखना चाहिए। हमारी पूरी दुनिया में जग अंसाई हो रही है, ये माहौल नहीं होना चाहिए। पूरा आलम इस्लाम में कहीं ये ड्रामा नहीं होता जो हमारे यहाँ चांद के नाम पे हो रहा है। जबकि सब जगह साइंस का भी सहारा लिया जाता है और रुयत हिलाल कमेटीज भी बैठती हैं, लोगों से शहादतें भी ली जाती हैं। हमने सऊदीया में भी ये देखा, दूसरे कंट्रीज में भी ये देखा। आप मुझे कोई इस्लामी मुल्क बता दें जहाँ इस तरह की कैफियत होती हो जो हमारे यहाँ जारी है। अल्लामा साहब, वो तो सिर्फ और सिर्फ चांद नहीं, वो तो बहुत सारे मामलात में ऐसे ही है। हम दीगर मुसलमानों से बढ़कर मुसलमान साबित करना चाहते हैं, बस इंसान नहीं, बहुत कुछ साबित करना चाहते हैं हम। हमारे नॉर्म्स बहुत मुख्तलिफ जा रहे हैं इस वक्त। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी। नहीं, बात ये नहीं है, बात सिर्फ देखें, यहाँ कोई ऐसा, मैं नहीं कहता मुफ्ती साहब को हटाएं, लेकिन हुकूमत कोई ऐसा ज़ाब्ता बना दे, मुफ्ती साहब कोई चेयरमैन लिख कर दे दे कि ताहयात मुफ्ती साहब ही रहेंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। हाँ, लेकिन खुदा के लिए ये जो रोज तमाशा लगता है ये तो बंद होना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये तो हम चांद के मामले पर बात करें, जितनी करेंगे कम ही रहेगी। लेकिन मुफ्ती साहब, एक और बात मैं जानना चाह रहा हूँ अल्लामा साहब आपसे कि ये कहा जाता है कि जब चांद देख लें तो उसके बाद जिन्होंने कुर्बानी की नीयत की है वो अपने बाल ना काटें, नाखून ना काटें। रहनुमाई की जगह फ़र्ज़ है या मुस्तहब है? सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि ये जो 10 दिन है ना जी, ये 10 दिन और रमजान की 10 रातें, आखिरी 10 रातें, अल्लाह ने इनका बहुत बड़ा अजर रखा है। लिहाजा चलते फिरते तकबीरात, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ ये करना चाहिए। पहली बात तो ये है, ये बड़े कीमती दिन है। हम चूंकि हमारे यहाँ उस अंदर रमजान की बहुत हम तैयारी करते हैं, इसकी तैयारी नहीं करते, लेकिन हमें इसकी भी तैयारी उसी तरह करनी चाहिए। सही। और अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, नमाजों का एहतमाम हो, सदक़ात का एहतमाम हो। और यहाँ तक ये है कि नाखून काटना, जिन लोगों ने कुर्बानी करनी है या हज पे जिन लोगों ने हज करना है उनको नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल वगैरह पहले बना लेने चाहिए थे। लेकिन अगर वो कर भी लेते हैं तो कोई हरज नहीं है, ना करना अफजल है, उसका सवाब ज्यादा है। लेकिन अगर कोई मजबूरी है कर ले तो कोई गुनाह नहीं है। ओके, अच्छा, अब हमें ये बताइए, आम ईदों से ये ईद कुर्बा मुख्तलिफ है, हमारे आसपास ज़्यादा लोग परेशान हैं, और इसके अलावा ये कि फिर कोरोना वबा भी है। फिर अब ये कहा जा रहा है कि इज्तिमाई कुर्बानी करें, अलहदा से लेकर आना कुर्बानी के लिए जानवर, कोशिश करें इज्तिमाई तौर पर करें, या फिर कुछ लोग ऑनलाइन भी करना चाह रहे हैं। बहुत बेहतर अंदाज़ क्या हो सकता है? आप प्लीज़ हमें बताइए, रहनुमाई कीजिए हम सबकी। देखिए, ये है कि ये ईद इसलिए मुख्तलिफ है कि हम एक वबा में हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में काफ़ी बेहतरी आई है कोरोना के हवाले से। हुकूमत का, तिब्बी माहिरीन का ख्याल है कि अगर लोग निकलेंगे, जैसा कि हमारा एक रवाज है, रस्म भी है, शौक़ भी है, इबादत भी हम समझते हैं कि खुद जाएं, कुर्बानी का जानवर लें, बच्चों को लेके जाते हैं, माँ बाप वालिदैन जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि चूंकि ये वबा है तो बच्चों को ना ले जाएं, बूढ़ों को ना ले जाएं, और मंडियों में एहतमाम होना चाहिए तमाम SOPs जो तय है एहतियाती तदाबीर का। और उससे भी अहम बात है कि ऑनलाइन जो है और इज्तिमाई कुर्बानी अगर इसकी तरफ हम तवज्जो कर लें, और मोतबर इदारे, मैं ये बात बार बार कहता हूँ, मोतबर इदारे जो हैं जिन पर एतबार हो, उन इदारों को जो है कुर्बानी आप दे दें और ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। और वो ऐसा एहतमाम कुछ इदारे कर भी रहे हैं कि जो घर में गोश्त पहुंचा दें, और जानवर भी, बाज जगह ये शिकायत भी मिल रही है कि इज्तिमाई कुर्बानी है लेकिन जानवर कमजोर ला रहे हैं, बीमार ला रहे हैं, तो वो भी देखना आपकी जिम्मेदारी है। ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, जाके भी देख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और फिर ये जो मैंने अर्ज किया कि ये बहुत बड़ी इबादत है, और आज जुमे का दिन भी है हमें, और जिलहज के अंदर ये जुमा है, तो हमें दुआओं का भी एहतमाम करना चाहिए, और अपनी कुर्बानी की नीयत अल्लाह को
जो है खून या गोश्त नहीं चाहिए। जो कुर्बानी वाजिब है वो लाजमी है आप पर, और जो नफली कुर्बानी है हमने अपील की है कि जो नफली कुर्बानी इशारे सवाब के लिए या किसी आपने मन्नत मानी है या और, तो उसका जो पैसे हैं वो आप किसी मुस्तहिक को दे दे, वाजिब कुर्बानी करें और खूब दुआ करें, और कुर्बानी जो है उसकी नीयत अल्लाह की रजा की होनी चाहिए, दिखलावा नहीं होना चाहिए। और आज के जुमे का दिन है, मैं अर्ज करूंगा कि सब दुआओं का भी एहतमाम करें। अल्लाह तबारक व तआला हज, देखें इस साल हज महदूद है, अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा करे जल्द अज जल्द हरमैन शरीफैन जो हैं वो मुसलमानों के लिए खुल जाए, और अल्लाह ताला खादिमुल हरमैन शरीफैन उनको भी सेहत अता फरमाए। तो हमें पूरी उम्मत की जो है इस वक्त इस वबा फलाह के लिए, उसकी हिफाजत के लिए दुआ करनी चाहिए। मेरे पास बहुत मुख्तसर सा वक्त है, प्लीज़ मैं आपकी रहनुमाई चाहती हूँ। हम सबको ये बात सिखा दीजिए आज कि हम कुर्बानी के लिए जानवर लाते हैं बड़े एहतमाम के साथ, और उसके बाद में जब हम कुर्बानी कर रहे होते हैं तो एक के बाद एक क्या होता है कि वो जानवर वहीं खड़े हैं, वो देख रहे हैं और हम उनको काट रहे हैं। ये हमें नहीं करना चाहिए। आप प्लीज मुख्तसरन इसके ऊपर बता दीजिए, इस पर रहनुमाई फरमा दीजिए। बिल्कुल अजियत नहीं देनी चाहिए जानवर को, और ये मना है शरीयत में कि आप जानवर के सामने जानवर को ज़िबा करें। उस जानवर का भी तो हक है, बल्कि उसे तो प्यार करना चाहिए, उसको तो अजियत से बिल्कुल। आप ये समझे अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इंसानियत पे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुर्बानी अपनी बेटे की कुर्बानी करने गए थे, अल्लाह ने ये आसानी पैदा कर दी। तो क्या मैं ये चाहूंगा कि मेरे बच्चे को अजियत हो? कभी नहीं चाहता कोई बाप, कोई घर वाला के उनके बच्चों को अजियत मिले। इस तरह कतान शरान भी ये जायज नहीं है कि आप एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को कुर्बान करें और उसको अजियत दें। और दूसरा ये भी शरान जायज नहीं है कि आप उसकी नमूदो नुमाइश करें, और जिस तरह हमारे यहाँ होता है फिर अल्लाह के लिए आपने कुर्बानी करनी है, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करेंगे तो इंशाअल्लाह कबूल होगी, अल्लाह कबूल करेगा। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद मुख्तलिफ मामलों पर हमारी रहनुमाई कर रहे थे। ये तो हम ईद कुर्बा की से मुतालिक बात कर रहे थे, उससे पहले हमने चांद की बात की। अब हम बढ़ते हैं आगे और एक और टॉपिक है हमारा आज का, और वो है दर्द, जोड़ों का दर्द। नॉट दैट कपल पेन, जोड़ों का दर्द, जॉइंट पेन। ज़्यादातर घरे जो ख़वातीन है, ये कहा जाता है क्योंकि ख़वातीन उस तरीके से इतना ख्याल नहीं रखती, स्पेशली मदर्स की बात हम करें तो ना उनका कैल्शियम टेक इतना अच्छा है, ना उनकी डाइट इतनी अच्छी है, वो बच्चों में इतना लगी रहती हैं कि अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती। दैट इज़ द रीज़न, सोती नहीं है, आराम नहीं कर पाती, और यही वजह है किरण की डाइट अच्छी नहीं और फिर आराम नहीं करें तो उनको फिर जल्दी ये मसाइल लाहक हो जाते हैं, जैसे घुटनों का दर्द हो गया या अक्सर बैक पेन। यानी ये जो हड्डी है ये कमज़ोर अगर हो रही है, कैल्शियम आपका कम है, तो ये जो जॉइंट पेन है, इससे मुतालिक आज हम बात कर रहे हैं कि जॉइंट पेन अगर हो तो फिर क्या किया जाए और होने से पहले बचा कैसे जाए। हमें ज्वाइन करें डॉक्टर उमर भट्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। आप बेहद शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर सबसे पहले बताइएगा कि आजकल हम देख रहे हैं कि जो पहले मामलात अगर 50s में जाके हो रहे थे मर्द और ख़वातीन दोनों को, वो बहुत अर्ली हो गए हैं, वो अब 30s में हो गए हैं। ये रीज़न सिर्फ और सिर्फ डाइट है या कुछ और मामलात भी हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑनलाइन। देखें मामलात वैसे ही हैं, सिर्फ रिकग्निशन का डिफरेंस है। पहले इग्नोरेंस थी, पहले एक इशू को रिकग्नाइज नहीं किया जाता था। अब चूंकि हमारे पास ज़्यादा अच्छे फिजिशियंस हैं, ज़्यादा अच्छा डायग्नोस्टिक टूल्स हैं और ज़्यादा अच्छे पेशेंट्स की एजुकेशन लेवल है, तो वो चीज़ जो पहले पिक नहीं की जाती थी अब पिक की जाती है। अगर आप क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि क्या यंग पेशेंट्स के अंदर आर्थराइटिस बढ़ गया है, तो ऐसा नहीं है। यंग पेशेंट्स के अंदर ज़्यादातर लिगामेंट्स इंजरी होती है और एल्डरली पेशेंट्स के अंदर आर्थराइटिस होता है, जिसको कहते हैं चिकनी हड्डी का घिस जाना। तो पैटर्न वही है, सिर्फ रिकग्निशन का फर्क आया। सर रिकग्निशन का फ़र्क तो आया, लेकिन अब बहुत से प्रैक्टिसेस का फ़र्क भी आ गया है। अब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की तरफ भी चले गए। जैसे पहले हम ये सुनते थे कि अगर घुटना नाकारा हो गया है तो अब वो घुटना बदला जाएगा, बाकायदा एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होगा, बदला जाएगा, फिर ही इस दर्द से छुटकारा हासिल किया जाएगा। बट आप
आपने इससे मुतालिक बात की और आपने कहा कि यानी इससे पहले जब हमारी टीम की आपसे बात हुई कि दर्द से छुटकारा दिलाने की जो कोशिश है उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं कि घुटना तब्दील किया जाए। तो सर इस पर ज़रा एलेबोरेट कीजिएगा कि कैसे ये होता है, घुटना तब्दील नहीं हो रहा लेकिन दर्द से छुटकारा मिल रहा है। देखें, जब इंसान के जोड़ के ऊपर लेयर को देखा जाए उसको इंग्लिश लैंग्वेज में कार्टिलेज कहते हैं, पाकिस्तानी उर्दू में हम लोग उसको चिकनी हड्डी कहते हैं। अगर वो घिस जाए और वो बिल्कुल एक्सपोज हो जाए तो हड्डी जब हड्डी से टकराती है, इस प्रॉब्लम को कहते हैं आर्थराइटिस। अगर आर्थराइटिस का पहला या दूसरा या किसी स्टेज के अंदर तीसरे स्टेज पे पेशेंट है कि अभी भी कार्टिलेज मौजूद है, तो नी रिप्लेसमेंट से पहले हम उसको ट्राई करते हैं बायोलॉजिक्स से ट्रीट करना। जिस तरह स्टेम सेल का इंजेक्शन पेशेंट की अपनी बॉडी से लेके दिया जा सकता है, फिजियोथेरेपी है और ऑल ऑल्टरनेटिव्स होते हैं हमारे पास जिससे हम पेशेंट को बचा लेते हैं। सर इससे उस कार्टिलेज की ग्रोथ होती है? स्टेम सेल कार्टिलेज की ग्रोथ को डेवलप करने में हेल्प करता है, आर्थराइटिस को प्रोग्रेशन में डिले करता है, लेकिन कार्टिलेज की रीजेनरेशन में इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं करता। तो अगर किसी पेशेंट को फर्स्ट और सेकंड स्टेज का आर्थराइटिस है और आप उसको बनिस्बत ये कि नी रिप्लेसमेंट की तरफ लेके जाएं, ऑर्थोबायोलॉजिक्स ट्रीटमेंट करें जो मैं भी करता हूं और दुनिया भर में रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप उसको बचा सकते हैं या डिले कर सकते हैं उस स्टेज पे जाने के लिए जहां उसके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि सर्जरी की तरफ जाना। क्योंकि हम यही सुनते आए कि जो कार्टिलेज है ये जो बड़ी नरम सी जो बोन होती है, क्या उसे कहते हैं, मरकरी आई डोंट नो, चिकनी हड्डी कहते हैं, आसानी चिकनी हड्डी कहते हैं, क्योंकि उससे मुतालिक हम यही सुनते हैं किरण कि वो उसकी रीग्रोथ बिल्कुल नहीं होती और अगर एक बार वो डैमेज हो फिर उसे निकालना ही पड़ता है। फिर निकालना ही पड़ता है और फिर उसके बाद में उसके हैजर्ड्स अलग हैं, उसकी परेशानियां अलग हैं। तो थोड़ा सा आप गाइड करेंगे उन्हीं लोगों को कि जिनको ये वाले मसाइल हैं डॉक्टर साहब प्लीज। देखें, इतने शॉर्ट टाइम में मेरे किसी इंसान के लिए भी अपनी 18 साल के एक्सपीरियंस को ट्रांसफर करना किसी को 5 मिनट में मुश्किल होता है, लेकिन मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। जिस तरह गाड़ी के 4 और अगर टायर में से एक टायर घिस जाए तो अब ज़ाहिर बात है डिपेंड करता है टायर की इंटेंसिटी ऑफ डैमेज को। अगर उसके अंदर पैच लगाते हैं, इसी तरह नी के अंदर अगर कार्टिलेज के एक एरिया के अंदर सुराख है तो हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसको कहते हैं कार्टिलेज ट्रांसप्लांट। अगर टायर एक हिस्से से घिस गया और बाकी हिस्से से नॉर्मल है तो हम ऑस्टियोटमी करते हैं। मतलब मैं अगर एक इंसान की टांग सीधी होने के बजाय अलाइनमेंट खराब हो गई गाड़ी की तो आप उसको अलाइनमेंट ठीक करते हैं। तो नी के अंदर अगर अलाइनमेंट खराब नहीं करता हूँ, मतलब अलाइनमेंट को। और फाइनली अगर एक इंसान की नी कंप्लीटली तौर पे डैमेज हो गई कि टायर बिल्कुल तबाह हो चुका है, तो मैं उसके पूरे कवर को बदलता हूँ डिपेंडिंग ऑन कवर कितना खराब हुआ है। पिछले 20 साल में पाकिस्तान के अंदर किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया था कि पेशेंट का अगर आधा जोड़ खराब हो गया है तो आप उसका आधा जोड़ बदलें, पूरा जोड़ खराब हो गया है तो पूरा जोड़ बदलें। जिस तरह रिक्शे के अगर 3 टायर खराब है तो आप तीनों बदलेंगे, एक टायर खराब है तो एक बदलेंगे। इस पे किसी ने आज तक वो नहीं की, ऑप्शन पेशेंट को नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले हम उस टेक्नोलॉजी को ले आए जिसको कहते हैं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, या जोड़ के आधे हिस्से के कवर को बदलना। तो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू ऑफर आवर पेशेंट्स, और इसके अंदर ये भी एक ऑप्शन है। जहरी बात है ये नी रिप्लेसमेंट से बेहतर है, ज्यादा एडवांस है। पेशेंट इसके बाद टेनिस भी खेल सकता है, रनिंग भी कर सकता है। आप सोचिए आप अपने घर वालों को जिनको बोले जिनकी एज 55 साल है, मैं आपका जो इस ट्रीटमेंट से गुजरेगा, जिसका थोड़ा सा हिस्सा मुतासिर हुआ था और आप लोगों ने उसको बिल्कुल फिट कर दिया, जबरदस्त कर दिया, फिर उसको कोई एहतियात नहीं करनी, अपने डाइट्स में कोई चेंज नहीं लेकर आना, वो जैसे चाहे फिर एक्टिव होकर के जिंदगी गुजारे। थोड़ा सा ये भी बताइए सर। देखें, अगर एक इंसान का नी जोड़ के अंदर से 70% जोड़ अभी भी मौजूद है और आप सिर्फ 30% हिस्से के कवर को बदल रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं उसको अगर कंपेयर किया जाए एक ऐसे इंसान के साथ जिसका पूरा जोड़ बदला जा रहा है, तो ज़ाहिर बात है कंपैरेटिव की जाए तो बहुत डिफरेंस है। ये तो क्या नंबर 1। नंबर 2, आपकी वो बात कि क्या पेशेंट दोबारा डाइट खा सकता है। देखिए ये 2 बड़ी डिफरेंट चीज है। अपनी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करना एक डिफरेंट चीज है, अपनी पेन को मैनेज करना एक डिफरेंट चीज है। नी रिप्लेसमेंट करना पार्शियल हो या फुल हो, सिर्फ 2 इंडिकेशंस है। नंबर 1 पेन रिलीफ, दर्द में आराम। नंबर 2 इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाए। और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है कि आप दर्द की गोली नहीं खाएंगे, आप चलेंगे फिरेंगे, वॉक करेंगे, गाड़ी चलाएंगे, सीढ़ियां चढ़ेंगे, और सारे वो काम जो आप इस दर्द से पहले नहीं कर पा रहे थे या पहले करते थे वो कर पाएंगे। जी ठीक, बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, साथ मौजूद थे आप। और
जॉइंट मुतालिक, स्पेशली जो घुटने के दर्द हैं और उससे जुड़े बहुत से और मसाइल, उससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। ट्रीटमेंट अच्छी सी आ जाए ऐसी कि जो जिससे लोग ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, तो उसके ऊपर तो बात करना लाज़िम होता है। और बात करना भी लाजिम है, और ये इसलिए भी लाजिम है कि अगर ऐसा मामला हो जाए तो ये ना कीजिए कि आप 6 अताई डॉक्टर्स के पास और 6 दूसरे डॉक्टर्स के पास जाएँ, उसके बाद जब बिल्कुल वो 30% का मामला 100% पे चला जाए तो फिर आप कहेंगे अब मैं जाता हूँ अच्छे प्रोसीजर की तरफ, फिर वो देर हो जाती है। आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि वरना देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। अगर आपके हल्का अहबाब में कोई डॉक्टर है तो आप तो उसको रश की निगाह से देखते हैं, और अगर वो जरा सा भी परेशान दिखाई दे तो आप उससे कहते हैं अरे तुम्हें क्या टेंशन है, तुम तो डॉक्टर हो या तुम तो नर्स हो, तुम तो अपना इलाज खुद कर सकते हो, तुम्हें तो पता है ना इसके लिए क्या दवा लेनी है। लेकिन जब आई वबा तो सबको ये पता चला कि ये तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फ्रंट लाइन सिपाही हैं ये, डॉक्टर्स हों या फिर नर्सेज हों। और जैसे मैं और आप मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ठीक इनके साथ भी ऐसे ही होता है। या शायद कहीं कहीं मुझसे और आपसे कहीं ज़्यादा यही नर्सेज, यही डॉक्टर्स, यही मेडिकल अमला, यही हॉस्पिटल अमला जज्बाती तौर पर भी परेशान होता है। तो इन्हीं मुश्किलात का अहाता करने की कोशिश की गई और इन्हीं मुश्किलात के ऊपर बात करने की कोशिश की गई। ये नफ्सियाती उलझनें कैसे दूर हो सकती हैं, होती क्या क्या है, ख़ासतौर पर इस मेडिकल अमले को। तो तस्कीन फाउंडेशन ने इसी सिलसिले में काम किया है। कोशिश करें हम क्या कि थोड़ी सी वो वीडियो शेयर कर लें नया दिन के नाजरीन के साथ में और फिर गुफ्तगू कर लें, क्योंकि इस वीडियो का महवर ही यही है कि जो मेडिकल अमला है वो कितना ज़्यादा परेशान रहा है। चलिए जी वीडियो उठा रखते हैं किसी और मौके के लिए। डॉक्टर ताहा साबरी तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव से हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया कि आप हमें वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइएगा, जिस माहौल में हम रहते हैं वहाँ पर ये होता है ताहा कि वो डॉक्टर है उसको तो इलाज की ज़रूरत नहीं, लेकिन कोरोना आया और अपने साथ साथ कोरोना डिप्रेशन को भी लेकर आया, तो इससे मेडिकल अमला नहीं निकल पा रहा था। अब आप चूँकि शोएब मुझे गौर से देखे चले जा रहे हैं ना, मैं ताहा की तरफ बाद में जाऊंगी। भाई दिखा दे भाई वो वीडियो, शोएब का शौक पूरा। कैसी तबीयत है आज वजीहा? बस हल्का सा कोरोना हो गया है, बाकी सब तो ठीक है। डॉक्टर ताहिरा, टीम कैसी है? वैसे भी स्टाफ काम पर गया था, अब मैं। टीम कुछ दिन अपनी हेड नर्स के बगैर गुजार लेगी वजीहा, तुम बस बेहतर होने की कोशिश करो। और वैसे भी मैंने सुना है कि कुछ जूनियर नर्सेस खुश हैं कि जनरल वजीहा से कम डांट पड़ रही है। मकसूद साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? जी आपको तो पता है मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, पिछले 3 टेस्ट पॉजिटिव आए थे। मकसूद साहब, आपसे मिलके दिल हल्का हो जाता है। आप लोग दिन रात मेहनत करके हमारा खिदमत कर रहे हैं, हम इतना तो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अब आपका पोतों के साथ कॉल का टाइम हो गया है। तो ये वीडियो है, हम इसी सब के ऊपर बात करेंगे डॉक्टर ताहा से। डॉक्टर ताहा, मेरा सवाल अभी भी वही है। हमें लगता है कि जी डॉक्टर है तो ना ये बीमार हो सकता है, ना ये मायूस हो सकता है, ना ये परेशान हो सकता है। नर्सेज हैं तो ये तो हैप्पी गो लकी हैं। तो कोरोना और डिप्रेशन का माहौल, प्रेशर्स जो ये लोग ले रहे हैं, उस सब का ज़रा अहाता कीजिएगा। पहले ये बताइए कि आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं, आप लोगों ने क्या नोटिस किया इस सारे के सारे मामले में? देखिए, जो हमारे हेल्थ केयर कारकुन हैं, जिसमें डॉक्टर्स शामिल हैं, नर्सेज शामिल हैं, पैरामेडिक्स शामिल हैं, उनके ऊपर तो ये सारा बोझ पड़ रहा है क्योंकि वो इस जंग में सबसे आगे हैं। और इसमें ये 2 फ्रंट्स पे लड़े हैं। एक तो ऑफ कोर्स एक डिजीज़ के ख़िलाफ़ लड़े और फिर साथ साथ अवाम के मिसकंसेप्शन के ख़िलाफ़ भी लड़े हैं, फ्रस्ट्रेशन से ख़िलाफ़ भी लड़े हैं और प्रेशर से ख़िलाफ़ भी लड़े हैं। इसमें एक बिल्कुल, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ये फेस कर रहे हैं। अब मुझे बताएं डॉक्टर ताहा कि वो डॉक्टर्स जो डिप्रेशन का शिकार हों, स्पेशली वो जो ज़ाहिर है कोरोना वार्ड में जिनकी तैनाती रही, लंबी लंबी ड्यूटीज़ उन्होंने की, क्योंकि ज़ाहिर है बड़ी लंबी ड्यूटीज़ होती हैं डॉक्टर्स की, और ऐसे माहौल में तो हमने देखा बहुत ही फैमिली से फिर भी दूर रहना है। एग्जैक्टली, फैमिली से भी दूर रहना है। तो ऐसे में कोई डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो डिप्रेस हुआ, वो क्या करे? कोई इजी स्टेप्स जिनको वो फॉलो करे इस डिप्रेशन से निकले? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको एक्नॉलेज करें, एक्सेप्ट करें। एक बहुत बड़ा मसला ये आता है कि एक हेल्थ केयर प्रोफेशन में कि हमें अवाम ने एक जब मसीहा बना दिया है तो हम समझते हैं कि
अब मसीहों को कुछ होता नहीं है, लेकिन मसीह भी इंसान होते हैं, तो हमें ये एक्सेप्ट करना है। और फिर अब हम तस्कीन ने और हमारे पार्टनर्स ने भी थोड़ी सर्विसेज शुरू की हैं जो स्पेसिफिकली हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए हैं। उसमें सपोर्ट ग्रुप्स भी हैं, हेल्पलाइन भी हैं, रीच आउट करें, बिकॉज अब ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारे जो सिपाही हैं, असल सिपाही इस जंग में, अगर वो मुतासर होंगे तो फिर हम इस जंग में हमारा क्या अंजाम होगा। तो इस पर्सपेक्टिव से भी और फिर अपनी वेलबींग के पर्सपेक्टिव से भी रीच आउट करें और हमें रीच आउट करें और ही बहुत सर्विस अवेलेबल हैं और एक्सप्रेस करें, अंदर ना रखें वरना हालात और ख़राब होते जाएंगे। अच्छा देखिए, अब हम बात करते हैं ज़रा कुछ लोगों के रवैये की भी बात कर लेते हैं। एक डॉक्टर जो अनथक मेहनत कर रहा है, लंबी शिफ्ट्स कर रहा है, या मेडिकल अमला, हेल्थ केयर अमला, और फिर उसके बाद में उनको फैमिली से भी, मैं कोरोना ही के पस मंज़र में बात कर रही हूँ, अब उनको फैमिली से भी दूर रहना है, ख़ुद को आइसोलेटेड भी रखना है, थोड़ा सा टाइम वैसे भी गुजारना पड़ रहा है उनको। ऐसे लोगों के साथ में जब मेरे हाथ में छोटा सा भी कट लग जाए और मैं चली जाऊँ और मैं चिल्लाना शुरू कर दूँ, चीखना शुरू कर दूँ, मैं उनका हौसला तो नहीं बढ़ा रही हूँ। तो एक आम आदमी को क्या करना चाहिए? थोड़ा सा बेहतर बिहेव भी करना चाहिए और उनके प्रेशर्स का भी अंदाज़ा करना चाहिए, कम से कम ये तो इस वक्त की ज़रूरत है। बिल्कुल, और ये इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी इज़्ज़त करें, क्योंकि इस तरह के बहुत ज़्यादा ये फैले हुए हैं अवाम में कि डॉक्टर्स टीके लगा के लोगों को मार रहे हैं या फिर कोरोना असल में नहीं है, और इस तरह के ना बहुत ज़्यादा मफरूज़े फैले हुए हैं और इसकी वजह से और नुकसान हो रहा है। जिस तरह आपने खुद देखे अटैक्स हुए हैं अस्पतालों पे, एमरजेंसी वार्ड्स में अटैक्स हुए हैं डॉक्टर्स पे। और फिर एक और भी इशू है कि एक स्टिग्मा भी है कि अगर डॉक्टर है तो फिर लोग दूर रहते हैं। जिस तरह मैं खुद भी अगर जब गाड़ी में जाता हूँ, पुलिस वाला रोकता है, बोलते हैं आप डॉक्टर हैं, वो पीछे इस तरह करके हट जाता है जैसे एक वायरस। तो छोटी छोटी चीज़ें आई थिंक उससे ना हौसला अफजाई नहीं तो उससे हौसला अफजाई होती है। बिल्कुल, और एट द एंड हमें ज़रा ये सोचना चाहिए, बीइंग एन अटेंडेंट ऑफ एनी पेशेंट, कि जब डॉक्टर से हम बात कर रहे हैं तो वो डॉक्टर ने बहरहाल अपनी पूरी कोशिश की होगी, जान बचाने की ज़ात ऊपर है, वसीला है डॉक्टर। तो अगर एक कोई बुरी खबर या पेशेंट से मुतालिक कोई बुरी चीज़ डॉक्टर से सुने तो प्लीज़ डू नॉट रिएक्ट इन दैट वे कि आप डॉक्टर को प्लीज़ और ओवर रिएक्ट नहीं करें। ये बात जहन में रखें, जैसे शोएब ने कहा, जान बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है, डॉक्टर कोशिश करता है, और ये याद रखें डॉक्टर इसके लिए ओथ लेता है, कसम खाता है कि वो आपकी हिफाजत करेगा, आपकी सेहत की हिफाजत करेगा, अपने आप को नहीं देखेगा, अपने प्यारे को नहीं देखेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहा, आप हमारे साथ थे। आज मैं थोड़ी ज़्यादा जल्दी में हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि अपना बहुत ख्याल रखें अगर बाहर जाए तो, और फिर क्या करें, मास्क पहन कर जाएं, एहतियात से जाएं। लेकिन एनीवेज बेस्ट ऑफ न्याज़, सैटरडे संडे को देखिए, मुलाकात करेंगे मंडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।